जी सर, आ रही है। अच्छा जी, लास्ट संडे को हमारी जो क्लास हुई थी दैट वाज ओनली एन ओरिएंटेशन विदाउट इंग्लिश एसे एंड कंपोजिशन, जिसमें हमने जनरली चीजों को डिस्कस किया था और हमने ओवरऑल ये सेशन प्रोसीड कैसे करेगा उस पे बात की थी। अगर कोई पुराने स्टूडेंट ये क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, यूजलेस होगा, क्योंकि पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक टॉपिक्स की लिस्ट दूंगा और वो करेंगे। ऑलरेडी उन्होंने ये सारी क्लासेस अटेंड की हुई, ये टॉपिक्स उनके लिए पुराने हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो ना क्लास में टाइम वेस्ट करें, ना इन ड्राफ्ट्स को दोबारा लिखने में टाइम वेस्ट करें। उनको कुछ और असाइनमेंट्स दी जाएंगी जो वो करेंगे और एक अलग से शेड्यूल दिया जाएगा, उसको उन्होंने खुद फॉलो कर। तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं लास्ट क्लास में जो चीजें हुई मैं एक बार 2-3 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। उसमें हमने ये डिसाइड किया था कि वीकली बेसिस पे वी विल बी डूइंग 2 ड्राफ्ट्स, और वो जो 2 ड्राफ्ट आप करेंगे उससे रेलिवेंट आपको मटेरियल मिलेगा और उससे रेलिवेंट आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा जो आर्गुमेंट बिल्डिंग के ऊपर होगा। और फिर उससे रेलिवेंट हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी जूम पे, जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं उनको आंसर किया जाएगा। वो करने के बाद आप ड्राफ्ट लिखेंगे। ड्राफ्ट लिखने से पहले भी आपको गाइड किया जाएगा टू वॉइस नोट कि आज आप अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिख रहे हैं, वो कैसे लिखेंगे। फिर वो आप अटेम्प्ट करेंगे और पीडीएफ में कैम स्कैन करके जब अपना एक ड्राफ्ट सबमिट करवाएंगे, दूसरा सबमिट करवाने से पहला जो है वो आपको चेक होकर मिल जाएगा। तो ये हमारी ओवरऑल इंग्लिश की रूटीन होगी। रेस्ट जो है वी विल बी डूइंग फ्रॉम 2000 टू 2020। उसके बाद हम कुछ जो है वो बटन डसल की करेंगे, कुछ बिल्डर की करेंगे और कंप्रीहेंशन कुछ करेंगे। वो अभी हम हफ्ता 10 दिन बाद स्टार्ट करेंगे ताकि हम ऐसे में एक फ्लो में आ जाए। ये आपका इंग्लिश का प्लान होगा। वीकली बेसिस पे 2 ऐसे होंगे। एवरी 4th डे यू विल बी सबमिटिंग एन ड्राफ्ट जो सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन और इंट्रोडक्शन होगा। स्टार्ट में फर्स्ट 10 ड्राफ्ट जो है वो आउटलाइन और इंट्रो होंगे। नेक्स्ट 10 ड्राफ्ट जो है वो फुल ऐसे आप लिख सकते हैं आपकी अपनी मर्जी। तो इस तरह हम फर्स्ट 45 डेज में करेंगे ऑलमोस्ट 10 ड्राफ्ट्स और 11th पे आपका टेस्ट होगा, वो फुल ऐसे का होगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट 45 डेज हैं वो आपके फिर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर टेस्ट भी होंगे और फुल ऐसे भी होंगे। इस तरह बाय द एंड ऑफ 3 मंथ हम इंग्लिश का ऑलमोस्ट 25 टेस्ट्स, 10 to 15 कंप्रीहेंशन और 7 ट्रांसलेशन कर चुके होंगे और ऑलमोस्ट 15 to 20 एसेस कर चुके होंगे। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट 45 डेज में कमिटेड रहते हैं, टेस्ट तक उनके 10 out of 10 ड्राफ्ट्स पूरे हैं और वो कंसिस्टेंट रहे हैं, भले उनके ड्राफ्ट्स में इश्यूज रहे हैं, वो मेरे साथ पूरा साल कंटिन्यू कर सकते हैं विदाउट एनी कास्ट। वो सेशन में रहेंगे और वो वीकली एक ड्राफ्ट मुझे जो है ना चेक करवाते जाएं, एक ऐसे का एक प्रेसी का, एग्जाम तक अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रख सकते हैं। जी, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? जी यस सर। अच्छा, ये हो गया इंग्लिश का शेड्यूल। इससे रेलिवेंट कुछ लोगों ने आज क्वेश्चन भी किए थे कि हम कैसे करेंगे, असाइनमेंट कैसे सबमिट करवाएंगे। वो मैंने आपको बता दिया कि आप कैम स्कैन करके पीडीएफ की फाइल में इसको कन्वर्ट करके मुझे सेंड कर देंगे। मैं नोटपैड पे चेक करता हूँ और उसके ऊपर कमेंट्स लिखे होते हैं और उसके साथ मैं एक वॉइस नोट अटैच करता हूँ जिसमें मैं आपके इश्यूज बता देता हूँ कि इसमें ये इश्यूज थे और इनका ये सोल्यूशन, क्या इसमें इशू है और आपको कैसे करना चाहिए था। वो दोनों चीजें मैं उसमें डिस्कस कर। और इसके बाद आपकी जो जूम पे क्लास होती है
उसमें आपके क्वेश्चन और जो भी इश्यूज हों ऐसे के स्ट्रक्चर से रिलेटेड, आर्गुमेंट बिल्डिंग से रिलेटेड, वो उसमें होते हैं। और अगर आप में से कोई किसी की क्वेरी है, कोई बात करना चाहता है, तो शाम को 7 बजे से लेकर रात 2 बजे तक मुझे वो रब्ता कर सकता है। कोई भी जेन्युइन क्वेरी हो उसके लिए वो रब्ता कर सकता है। ये हो गया इंग्लिश का। ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। कुछ लोग चूंकि नए हैं तो मैं दोबारा कर रहा हूँ। अब आगे आपका जो चीजें कुछ वॉलंटरीली होंगी इस सेशन में, एंड दैट इज पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर एंड इस्लामिक स्टडीज। उसका शेड्यूल भी लास्ट क्लास में मैंने दे दिया था। पाकिस्तान अफेयर के टॉपिक्स की 42 टॉपिक्स की लिस्ट मैंने आपको सेंड कर दी थी और मैंने आपको बता दिया था कि आपके किन किन डेट्स के ऊपर टेस्ट हुए। और हर 14th जो टॉपिक है उस पे आपका एक टेस्ट कंक्लूड होगा, यानी कि टॉपिक नंबर 1 to 14 एक टेस्ट, फिर 14 to 28 सेकंड टेस्ट, और फिर 28 to 42 थर्ड टेस्ट। वो जो हर 14 टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे उनका मटेरियल भी दिया जाएगा आपको, और उनसे रेलिवेंट जो मेरे पास लेक्चर्स अवेलेबल हैं डिफरेंट टीचर्स के, कुछ मेरे अपने, कुछ मेरे टीचर के उस्मानी साहब के, और कुछ एहतशाम जान भट्ट के भी हैं फ्रीडम मूवमेंट से रेलिवेंट, वो आपको आपके पास पहले भी होंगे, बट ये है कि मैंने वो चीज़ें कैटेगराइज की हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो अगर आप चाहें तो वो चीज़ें भी हमारी साथ साथ चलती जाएंगी, साथ साथ चलती जाएंगी। और 42 टॉपिक्स जो हैं वो हमें 60 डेज में कवर करने हैं, इंक्लूडिंग टेस्ट। 60 डेज में क्या होगा, फिर हमारा पाकिस्तान अफेयर भी हो जाएगा, करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं वो हो चुके होंगे, और हमारी एसए का टेस्ट भी हो चुका होगा। मतलब हमारे ऑलमोस्ट 15 टॉपिक्स हो चुके होंगे और हमारी 15 ऑलमोस्ट प्रेसेस भी हो चुकी होंगी। इसके बाद हमारा 1 महीना रह जाएगा। इस 1 महीने में हम इस्लामिक स्टडीज करेंगे और इंग्लिश एसए करेंगे। आपको अलविदा कहने से पहले एक फुल बुक का टेस्ट होगा आपका, एक एसए का, एक कंपोजिशन का, वो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। एक एसए का, एक कंपोजिशन का, एक इस्लामिक स्टडीज का, एक पाकिस्तान अफेयर का और एक करंट अफेयर। अब इनके ऊपर मैं एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ, ये जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और मैंने क्यों वॉलंटरीली इसमें ऐड किए हुए हैं, ये मेरा आप पे कोई एहसान नहीं है। पहली बात एक तो ये है कि मेरे पास रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल है, मैं फेसबुक पे भी कई बार शेयर कर चुका हूँ। वो आपको दोबारा शेयर करने में मेरी कोई उसमें ना तो एनर्जी वेस्ट होती है और ना ही कोई कास्ट उससे एसोसिएटेड है, वन, तो इसलिए मैं शेयर कर देता हूँ। दूसरा, मेरे पास उस्मानी साहब के लेक्चर हैं, वो भी रिकॉर्ड फॉर्म में है, तो वो मेरे पास है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। इसमें भी मेरा कोई नुकसान नहीं, आप लोगों का फायदा। फिर मटेरियल मैंने अपनी बहन के लिए कंपाइल किया था, कुछ बच्चों के लिए जो बलुचिस्तान में मैंने क्लास स्टार्ट की उनके लिए कंपाइल किया था, तो सबको अच्छा मटेरियल मिलना चाहिए, इनके लिए कंपाइल किया तो उनके लिए भी हो गया, तो वो भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो एक तो ये रीजन हो। तीसरी रीजन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं क्यों इतना इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा हूँ साथ साथ, वो आप आज ही नोट कर लें तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। वन, आपकी एलोकेशन बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप कंपल्सरी सब्जेक्ट में 330 प्लस स्कोर कर जाते हैं फिर आपकी अच्छी एलोकेशन होगी। अगर आप 350 क्रॉस कर जाते हैं, जो कि बहुत रेयर होता है, फिर आपकी 100% एलोकेशन अपने ग्रुप में हो जाएगी जो आपकी फर्स्ट चॉइस है। मेरे वो स्टूडेंट्स जिनके ऊपर मैंने कंपल्सरी में बहुत एफर्ट की हुई थी, उन्होंने बहुत ज्यादा टेस्ट दिए हुए थे, उनकी अच्छी खासी रिगरस एक्सरसाइज हुई हुई थी, वो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो सारे टॉप 40 में थे। पुलिस डीएमजी उनको मिल गया। जिन लोगों की एलोकेशन हुई, एक की कस्टम में और एक की इवन पोस्टल में, जब उनके मार्क्स देखें तो सिर्फ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो 600 है उनमें बहुत अच्छे मार्क्स होने की वजह से उनकी एलोकेशन। सो अल्टीमेटली आप ऑप्शनल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कभी कोई ड्रॉप हो जाता है, कभी कोई लो स्कोर हो जाता है सब्जेक्ट, ट्रेंड्स शिफ्ट होते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा सिनेरियो है।
उसमें अगर आप कंपल्सरी में अच्छी एफर्ट कर लें और आप ये टारगेट रखें दैट इन एनी केस यू हैव टू स्कोर मोर देन 330, तो इन द लॉन्ग रन वो आपके लिए बहुत फायदा होता है उसमें। सो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग उसमें भी अच्छा स्कोर करें और वो लेक्चर जो हैं, जो मटेरियल है, उससे आप वो फायदा हासिल करें। जी, यहां तक बात क्लियर है आपको? जी सर, क्लियर। यहां तक कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो अभी बता दें। अब हम इसके बाद डायरेक्ट इंग्लिश ऐसे की बात करेंगे। जी सर, यू कैन कंटिन्यू। हेलो हेलो जी बोले बेटा। ये था कि आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही। जी बोलिए। अब आ रही है सर? ये आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, बोले। ठीक है। अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि जो कंपल्सरी का जो ये है सारा प्लान, ये प्लान हम किस तरह से एग्जीक्यूट करें और ये किस तरह से होना चाहिए? ओके, कंपल्सरी को साथ लेके कैसे चलें, प्लीज बेटा इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। ये मैंने सिर्फ प्लान देना है, एग्जीक्यूट आप लोगों ने खुद करना है। आपको अच्छा। मैं डेली बेसिस पे नहीं पूछूंगा कि भाई आज किया नहीं किया। मैं वीकली बेसिस पे आपसे पूछूंगा कि हाँ भाई आपके हफ्ते के ये टॉपिक थे, कितने लोगों ने ये किए हैं। एंड आई एम श्योर 70% लोग नहीं करेंगे। किसी भी सेशन में 30% से ज्यादा लोगों ने नहीं किया, क्योंकि हमें जो भी चीज कानून फितरत है उसमें मैं और आप सब शामिल हैं। जो भी चीज हमें मुफ्त में मिलती है हम वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो इसलिए ये सीएसएस की प्रिपरेशन में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म होता है। आप खुद को अकाउंटेबल हैं। आपकी एक अपनी प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने इस वीक में अपना ये टारगेट रखा है, कम वक्त में मैंने वो अचीव करना है। सो मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, मैं आपको मटेरियल दूंगा, मैं आपको लेक्चर दूंगा, उसके बाद एग्जीक्यूशन आपने खुद करनी। मैं उसका टेस्ट दूंगा और एग्जीक्यूशन की जजमेंट फिर वो टेस्ट ही करेगा कि अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपने उन चीजों पे फोकस किया तो आपका टेस्ट अच्छा होगा। वो आपके स्कोर से आपको अंदाजा हो जाए। बट टाइम देना है वो आपने देना है, सेक्रीफाइस करना है वो आपने करना है। चीजें आपको मैंने प्रोवाइड करनी है, तरीकाकार आपको मैंने बताया। ठीक है सर। अच्छा जी, अच्छा। अभी आप अपने माइक जरा ऑफ कर लें, अभी हम इंग्लिश ऐसे की बात करते हैं। देखें, हमारे सीएसएस के एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली जो ऐसे का सब्जेक्ट है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सिंस लास्ट 30-40 years, with the greater number of students appearing each year, this essay has become a nightmare. और स्टूडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा फेल होते हैं। ओवरऑल सक्सेस रेशियो 1 to 2% है इंग्लिश एसे में, या 3%। लास्ट ईयर ओनली 653 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 18,600 स्टूडेंट वो पास हुए इंग्लिश एसे में, यानी कि 18,000 फेल हो गया और सिर्फ 600 बंदा पास हुआ, 653। उससे पहले आउट ऑफ ऑलमोस्ट 19,000 872 people passed, including all those जिन्होंने ओवरऑल सीएसएस क्वालिफाई किया हुआ। अब हर साल ऑलमोस्ट ये रिजल्ट जो है वो इसी तरह का होता है, 600। 2017 में ओनली 350 पास्ड इंग्लिश एस। तो ये चेंज होता रहता है, बट ये जो ओवरऑल इसकी परसेंटेज है वो बहुत कम रहती है। प्रेसी की परसेंटेज थोड़ी इससे बेहतर होती है, बट दूसरे नंबर पे वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेलियर की रेशियो सीएसएस में पहले नंबर पे ऐसे, दूसरे नंबर पे कंपोजिशन और तीसरे नंबर पे इस्लामिक स्टडीज है। अब मैं पहले इनकी फेलियर की रीजंस के ऊपर बात करूंगा ब्रीफली, फिर
फिर मैं कुछ डूज एंड डोंट्स के ऊपर बात करूंगा कि हमने क्या करना है, और फिर मैं डायरेक्ट आपके आउटलाइन पे आऊंगा कि आउटलाइन किस तरह बनेगी। अब ये इन तीनों में फेलियर की रीजन क्या है? उसकी एक मेन रीजन ये है कि हम इन तीनों सब्जेक्ट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इंग्लिश हम समझते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग, बस जाएंगे एग्जाम में कर लेंगे, हो जाए। यही हाल हमारा प्रेसी को लेके होता है। थोड़ी बहुत ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करके, जीआरई को रट्टा लगा के और इस तरह की कुछ चीजें करके हम ये समझते हैं कि ये हो जाएगा, बट क्योंकि हमारी प्रेसी और कंप्रीहेंशन में इश्यूज होते हैं, जो कि मेन क्वेश्चन है जिनकी बेसिस पे एग्जामिनर आपको जज करता है, तो आप उसमें भी फेल हो जाते हैं। तीसरा, इस्लामिक स्टडीज, उसमें क्यों लोग फेल होते हैं? उसकी भी रीजन सिंपल यही है कि हम समझते हैं कि बचपन से इस्लाम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, बोलते आए हैं, करते आए हैं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात पे क्वेश्चन होंगे, किसी भी मैट्रिक एफए लेवल की बुक से वो सवाल पढ़ेंगे और जवाब लिखा है। सीएसएस का पेपर एंटायरली डिफरेंट होता है। ये करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और प्योर इस्लामिक स्टडीज का एक मिक्सचर होता है। इन तीनों पे अच्छी कमांड ना हो तो वो भी ठीक से नहीं है। और फिर लोग ऑब्जेक्टिव जो है उनको इग्नोर करते हैं, सिर्फ सब्जेक्टिव को लगे रहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स पे बिल्कुल कोई फोकस नहीं होता, जिसकी वजह से ये भी एक फेलियर की रीजन बनती है। जहां तक इंग्लिश ऐसे की बात है, अनफॉर्चुनेटली हम बड़े ही कुछ इरेशनल डिसीजंस लेते हैं। हम ये समझते हैं कि हम क्रिएटिव राइटिंग करेंगे, हम 3 घंटों में बहुत आला लिख लेंगे, जो कि मुमकिन नहीं है। मुझसे तो आज तक नहीं हो सका। 3 बार सीएसएस पास किया, 3 बार एक खास स्ट्रेटजी को फॉलो किया, जो कि मुझे पता होता था कि 100% मैंने इसी पैटर्न पे चलना है ऐसे की तैयारी में, और हर अटेम्प्ट में उसी पैटर्न पे चला और पास कर लिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, कोई मुश्किल चीज नहीं थी, नॉट एट ऑल। इट वॉज जस्ट एन एंटरटेनमेंट और कुछ भी नहीं। अब वो क्या है, लोग कहां पे मसला करते हैं? लोग मसला यहाँ पे करते हैं कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रिपेयर करते हैं, उसका एग्जाम देना होता है आपने, तो आप उसकी अच्छी खासी तैयारी करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में ग्लोबलाइजेशन का एक टॉपिक, लिबरलिज्म का एक टॉपिक है, रियलिज्म का टॉपिक है, या फॉरेन पॉलिसी पे आ जाता है। अब हम क्या करते हैं कि इन सारों के ऊपर अच्छा खासा रीडिंग मटेरियल हम पढ़ते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, टेस्ट देते हैं, अच्छा खासा रट्टा लगाते हैं, और फिर हम एग्जाम में जाके वो अटेम्प्ट करते हैं। यही हाल हम बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में है हमारा, क्या उनमें से ये सब काम करते हैं। लेकिन जब इंग्लिश एसे की बारी आती है, तो विदाउट रियलाइजिंग दिस फैक्ट दैट इंग्लिश एसे इज ऑलवेज रिवॉल्विंग अराउंड सर्टेन थीम्स, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एजुकेशन का है, जेंडर का है, मीडिया का है, ग्लोबलाइजेशन का है, फ्रीडम का है, रिलीजन का है, डेमोक्रेसी का है, वॉर एंड पीस, वायलेंस का है, गवर्नेंस का है। ये 7, 8, 10 थीम्स हैं जिसके गिर्द टॉपिक रिवॉल्व करता है। अगर आपने इसके ऊपर अच्छी रीडिंग्स की हुई हो तो फिर आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं। आपके पास आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट्स जब आपके पास हैं तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ तरीकाकार की जरूरत होती है। मेथड जो है वो आपको आना चाहिए, एंड मेथड इज वेरी सिंपल। अनफॉर्चुनेटली मेथड को भी बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया लोगों ने। हर एक चीज के इतने असूल हैं, हर एक चीज के इतने प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। छोटी छोटी चीजों के ऊपर बंदे स्टक होते हैं। थीसिस स्टेटमेंट की आउटलाइन में लिखनी है या नहीं लिखनी, थीसिस स्टेटमेंट में इंट्रो के नीचे क्या लिखना है, इंट्रो की हेडिंग के नीचे। लोगों को थीसिस स्टेटमेंट के नहीं पता चलता कि वो क्या चीज है, हर कोई उसको लेके कंफ्यूज हो। इंट्रो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, पैराग्राफ की लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब छोटी छोटी सी कंफ्यूजन्स होती हैं जिनकी बेसिस के ऊपर उनको ये लगता है कि ये इट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट, जबकि ऐसा है नहीं, बड़ी सिंपल सी चीजें। और एक क्लास में ही अगर बंदा सही तरह से विजिलेंट होकर सुने और एब्जॉर्ब करे, अंडरस्टैंड करे, एक क्लास में ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, मेरे जैसा बंदा, मैं तो बड़ा फ्रेंकली बताता हूँ,
टाट के स्कूलों का पढ़ा हुआ, 6 क्लास से ABC स्टार्ट कर करके मतलब कुछ आइडिया नहीं था। अंग्रेजी तो दूर, उर्दू ढंग से बोलना नहीं आती थी। फिर पहले उर्दू पे फोकस किया, फिर इंग्लिश। पहली कोई इंग्लिश की किताब मैंने 2006 में पढ़ी, बट जब पढ़ी तो फिर मैं उसको कंसिस्टेंट रहा और मैं लगा रहा। 2010 तक मैंने अच्छी खासी बुक रीडिंग कर दी और वोकैबुलरी भी मेरी अच्छी खासी हो गई। 2011 पूरा साल CSS को दिया, अच्छे खासे ऐसे लिखे, स्ट्रक्चर को सही तरह से फॉलो किया, आर्गुमेंट बिल्डिंग के ऊपर बहुत फोकस किया, अच्छी रीडिंग्स की और फिर लिखा। और अगर मैं पास कर जाता हूँ 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो आप क्यों नहीं कर सकते? सिंपल सी कुछ चीजें हैं जो आपको, जिनके ऊपर आपको फोकस करना है। पहला जो मेरा प्रिंसिपल है वो ये है कि विदाउट गुड रीडिंग गुड राइटिंग इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यहाँ पे टिपिकल CSS की जो ऐसे पास करना हो, अगर आपकी अच्छी रीडिंग्स नहीं है, अगर आपके पास कंटेंट अच्छा नहीं है, तो फिर स्ट्रक्चर आपको आता भी हो तो आप फेल हो। तो हमारा पहला फोकस होगा कि हमारे पास कंटेंट अच्छा हो, रीडिंग मटेरियल अच्छा। दूसरा फिर ये है कि चीजों को इतना सिंपल करके किया जाए कि ये जो खामखा की कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने हमें इंडल्ज किया होता है, उसमें हम ना पड़े। तो आज बड़ी सादा सी बातें हों। आपने अभी एक काम करना है, हम 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। आपने एक काम करना है, इससे पहले ऐसे के हवाले से जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी लर्निंग है, जो सुना हुआ है, जो लिखा हुआ है, चाहे आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड है, थर्ड है, आप सब जो है उसको जीरो कर दें। आप समझे आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश ऐसे। आई विल कीप इट सो सिंपल, सो इजी कि किसी भी बंदे के लिए इसको अंडरस्टैंड करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इनफैक्ट इस फर्स्ट क्लास में कुछ टेक्निकल चीजें हम डिस्कस करेंगे, बट इसके बाद भी तो क्लासेस होंगी मुसलसल। बट जो बेसिक चीजें हैं आउटलाइन इंट्रो को लेके, जो कि 90% रोल है जिनका CSS को पास करवाने में और इंग्लिश ऐसे को पास करने में, वो इतनी सिंपल होंगी कि आप में से हर कोई खुद बोलेगा फिंगर टिप्स पे। क्योंकि आप लोगों के तो बड़े अच्छे बैकग्राउंड है। मैंने तुरबत में लास्ट वीक क्लास पढ़ाई, तो 2 घंटे की क्लास थी, शायद इससे भी ज्यादा थी। तो मैंने उनको इंग्लिश ऐसे पे ही बात की। जब मैं क्लास से निकलने लगा तो मैंने हर एक से क्वेश्चन किए, लोगों की फिंगर टिप्स पे था। तो आपकी क्यों नहीं हो सकती? ये तो बेचारे नेग्लेक्टेड लोग हैं। अभी आप लोगों को मैं दोनों ग्रुप्स में एक आउटलाइन सेंड कर रहा हूं, आपके व्हाट्सएप के ग्रुप। आपने 5 मिनट में इस आउटलाइन को पढ़ना है, देखना है, इसके स्ट्रक्चर को देखना है। फिर हम आज सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारा फर्स्ट थीम है एजुकेशन का, कि उसकी आउटलाइन कैसे बनेगी, आउटलाइन में क्या क्या होना चाहिए, इंट्रो कैसे बनेगा, इंट्रो में क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें हम डिटेल में बात करेंगे। आप 5 मिनट में इस आउटलाइन को गो थ्रू करें अच्छी तरह से, और फिर मैं दोबारा रिज्यूम करता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप लोगों ने आउटलाइन को देख लिया? यस सर। चले, अब आपने काफी देर मुझे सुनना है। समझें ये आज की क्लास एक मोनोलॉग, बट रेस्ट अश्योर्ड कि इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। हम 15 फेब को अपेयर हो रहे हैं सीएसएस के एग्जाम, और पहला पेपर हमारा इंग्लिश एसे का है। उसमें देयर आर 10 टॉपिक्स। हमें 9 बजे पेपर मिलता है। हम उसको देखते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो स्टेटमेंट है पहली, वो ये है कि योर एसे विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स: क्लैरिटी, रेलिवेंस और ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आप ये पढ़ लेते हैं, आप फर्दर चलते हैं। आपको 10 टॉपिक्स मिले हुए हैं, अब आपने उसमें से एक सिलेक्ट करना है। पहला टॉपिक है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन ऑफ इट्स मेसेज। सिंपल सा कि पाकिस्तान के लोगों का पाकिस्तान का मुस्तकबिल इसके लोगों की एजुकेशन या तालीम में है, इसको साबित करना है। दूसरा टॉपिक है जी द हाईएस्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशन इज टॉलरेंस। तीसरा है जी मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। चौथा है जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड हैव लिमिटेशंस। पांचवा है जी ग्लोबलाइजेशन हैज डन मोर हार्म्स देन गिविंग बेनिफिट्स टू मैनकाइंड। अब इसी तरह छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 10 टॉपिक। आप सारों को एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आप समझते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो टॉपिक वो समझते हैं कि बस ये इजी सा टॉपिक है, ये मैंने पहले किया हुआ था, वो उठा लेते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नहीं, मैं वो करूंगा जो कोई भी ना करे, जो यूनिक सा हो। अब रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि क्या वो इनको आता है या नहीं, और बहुत सारे कोई भी टॉपिक पिक कर लेते हैं और उसके ऊपर उन्होंने जो कुछ पढ़ा हुआ हो, जो कुछ सुना हुआ हो या लिखा हुआ हो, दे अज्यूम कि क्योंकि इसके एक दो वर्ड उस टॉपिक से मिलते हैं तो सारे का सारा वो प्रिंट कर दो, जो मैंने प्रैक्टिस में के दौरान कहीं किया था। जैसे अब डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर सिटिंग ऑन द स्ट्रीम। तो ये जो था, ये वाटर की इंपॉर्टेंस पे था। आपने वाटर क्राइसिस के ऊपर ऐसे किया तो आप सारा वो कर दें, फेल हो जाएंगे। तो हमने कैसे टॉपिक सिलेक्ट करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है हमारे। अब वो हम हेयर से की बेसिस के ऊपर नहीं कर सकते, वो हम किसी ट्रेंड को फॉलो नहीं कर सकते कि सब ये कर रहे हैं तो मैं भी ये करूं, या सब ये नहीं कर रहे हैं तो मैं ये करूं बिकॉज दिस इज यूनिक। अब क्या किया जाए? तो एक रैशनल क्राइटेरिया है, वो रैशनल क्राइटेरिया आप लोग लिख लें सब। वो रैशनल क्राइटेरिया ये है, 1, कि आप टॉपिक वो सिलेक्ट करेंगे जिसके हवाले से ईच एंड एवरी वर्ड आपको क्लियर है, आप टॉपिक का मीनिंग मुकम्मल तौर पे एब्जॉर्ब कर चुके हैं, यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, किसी किस्म की कोई एम्बिगुइटी नहीं है आपके माइंड। ये पहला क्राइटेरिया होगा। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उस टॉपिक पे आपके पास अच्छे, हेल्दी, कंक्रीट, कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स हैं। हेल्दी, कंक्रीट एंड कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स हैं उसके ऊपर आपके पास, और इन आर्गुमेंट्स के साथ साथ आपके पास कुछ अच्छी एग्जाम्पल या रेफरेंसेस या स्टैटिस्टिक्स, ये चीजें भी हैं, क्योंकि आपने अपने हर पैराग्राफ में अपने आर्गुमेंट को प्रूव करना है विद सर्टेन फैक्ट्स एंड सर्टेन स्टैटिस्टिक्स और सर्टेन एविडेंसेस।
तो आपने ये देखना है कि अगर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान में सिलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास ना सिर्फ कंक्रीट आर्गुमेंट्स होने चाहिए इस टॉपिक के ऊपर, बल्कि उनको साबित करने के लिए कुछ एग्जांपल्स, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ कोटेशंस ये भी होनी चाहिए। तो ये दूसरा क्राइटेरिया हो गया। अब तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आपने देखना है कि आप जो ऐसे कर रहे हैं उसका जो इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हैं दैट इज बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इट इज द बेस्ट राइटिंग दैट यू हैव एवर रिटन इन योर लाइफ। सो अब ये पता कैसे चलेगा कि आपका इंट्रो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है? क्योंकि उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अभी आपको बाद में पता चलेंगे। लिहाजा हम उस बात को फॉलो करेंगे और हम देखेंगे कि टॉपिक वो सिलेक्ट करना है जिसकी ना सिर्फ अच्छी आउटलाइन बने, यानी कि अच्छे आर्गुमेंट्स आपके पास हो, अच्छे एविडेंसेस हो, बल्कि साथ साथ ये कंडीशन भी पूरे करता हो कि आप उस पर अच्छा इंट्रो भी लिख सकते हो। अब सपोज देयर आर टू टॉपिक्स, एक है फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज, दूसरा है ग्लोबलाइजेशन हैज डन मोर हार्म देन गिविंग बेनिफिट्स टू मैनकाइंड। अब ये जो दो हैं, आप कहते हैं दोनों पे मेरे पास अच्छे आर्गुमेंट्स, क्लिंचिंग आर्गुमेंट्स, मैच टाई हो गया। आप कहते हैं दोनों के ऊपर मेरे पास क्लैरिटी है, रेलिवेंस है, ऑर्गेनाइजेशन है। बट ये देखना होगा कि क्या इन दोनों में से कौन सा टॉपिक है जिसका आप अच्छा इंट्रो भी लिख सकते हैं, जो एग्जामिनर को कन्विंस करे, जो एग्जामिनर को अपील करे। तो ये फिर इसके ऊपर डिसाइड होगा कि आपका कौन सा टॉपिक है जिसका इंट्रो आप सबसे अच्छा लिख सकते हैं। कुछ लोग फिलोसॉफिकल टॉपिक्स करते हैं। याद रखें कि आपने वो टॉपिक सिलेक्ट नहीं करना जिस पे आपको कमांड ना हो, और अगर आपको फिलोसॉफिकल टॉपिक पे कमांड है दूसरों की निस्बत ज्यादा तो फिर आप जरूर करें, कोई मसला नहीं है। यू आर द बेस्ट जज। एग्जाम में आपके साथ कोई नहीं बैठा होता जो आपको बताए कि यार ये वाला करो इसमें पास हो जाओगे, ये वाला करो इसमें ना करो इसमें फेल हो जाओगे। वहां पे बैठे आपको खुद डिसाइड करना है। और अगर आपकी ग्रिप उनको लेके, जो लिटरेरी टॉपिक्स है उनको लेके आपकी ग्रिप ज्यादा बेहतर है, तो फिर आप वो करें। बट वो अगर करेंगे भी तो फिर भी वो जो मैंने पहले 3 क्राइटेरिया बताया, रैशनल क्राइटेरिया जो 3 है, उनको वो फुलफिल करना चाहिए। अच्छे रेलिवेंट कंक्रीट आर्गुमेंट्स हो, क्लैरिटी ऑफ माइंड हो, और फिर अच्छा इंट्रो लिख सकते हो। अब भले वो टॉपिक फिलोसॉफिकल है, भले वो सब कर रहे हैं, भले वो कोई भी नहीं कर रहा, आपको फिर वो सिलेक्ट कर लेना चाहिए। यहां तक बात क्लियर है जी? यस सर। जी सनाउल्लाह सुन रहे हैं मुझे? सनाउल्लाह, नहीं सुन रहे? विनोद कुमार सुन रहे हैं मुझे? जी सुन रहा हूँ। विनोद, क्या क्राइटेरिया है टॉपिक की सिलेक्शन का? विनोद, मैंने आपसे कुछ पूछा है?
जी आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर, आ रही है। विनोद कुमार, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने आपसे कुछ पूछा है कि अभी जो मैंने सारी बात की, इसका मुझे बताएं कि क्या क्राइटेरिया है टॉपिक सिलेक्शन का। मेरा ख्याल है आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा। चलें जी, बुशरा आपको आवाज आ रही है मेरी? बुशरा आपको आवाज आ रही है मेरी? यार आप लोग सब क्लास अटेंड कर रहे हैं या आप सो रहे हैं? मुझे सर मैं बताऊं? जी सर, आ रही है। जी आप बताइए। जी सर, आपने फर्स्ट कहा कि कंक्रीट आपके पास उसके आइडियाज होने चाहिए, इनफ मटेरियल होना चाहिए, इनफ नॉलेज होना चाहिए, उसका क्लैरिटी ऑफ स्टेटमेंट सबसे पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उसको समझ सकें कि आपने लिखना क्या है। जी। और इनफ मटेरियल, रेलिवेंट मटेरियल। सर मैं बताऊं? एक सेकंड अरुण, एक रह गई सर। आर्ग्यूमेंट्स आपका इंट्रोडक्शन भी Introduction is the best of the best you have written ever in your life. Good introduction, best of the best, yes. अच्छा तो first time मुझे सुंदस मोहसिन, Yes sir. सुंदस आप बताएं क्या क्राइटेरिया है? आप एग्जाम में गई हैं, आपके सामने 10 टॉपिक्स आ गए हैं, आपने एक सिलेक्ट करना है, किन बेसिस पे पिक करेंगे? सर सबसे पहले तो आपने ये बताया कि उसके ऊपर हम लोगों के पास जो है वो इनफ नॉलेज होना चाहिए, इनफ डाटा होना चाहिए, कंक्रीट हम लोगों के जो स्टेटमेंट है जस्टिफाइबल हो, जस्टिफाइड हम स्टेटमेंट्स उसके अंदर लिखें, और उसका जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, एक तीसरी चीज रह गई सर, क्लैरिटी होनी चाहिए आपके में, क्लैरिटी किसी किस्म की एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, अभी मुझे सैयद वजीर। जी सर। सैयद वजीर आप बताएं, एग्जाम में आप चले गए, आपको पेपर मिल गया है, 9 बजे का टाइम है, टॉपिक आपने सिलेक्ट करना है, पूरा साल इसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपने बहुत पढ़ा लेकिन जल्दी में टॉपिक सिलेक्ट किया, आपने उसको गलत समझा, आपने लिख दिए 20 पेजेस, रिगार्डलेस ऑफ दिस फैक्ट कि वो 20 पेजेस कंप्लीटली रेलिवेंट थे या नहीं, बस आपने लिख दी। तो आप पूरा साल उन 5 मिनट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, आप कैसे सिलेक्ट करेंगे अपना टॉपिक? पहले तो मैं सारे टॉपिक्स को रीड आउट करूंगा और हर टॉपिक की स्टेटमेंट को डाइजेस्ट करने की कोशिश करूंगा कि वो क्लैरिटी मुझे मिले, और क्लैरिटी मिलेगी तो फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास किस टॉपिक के लिए रेलिवेंट मटेरियल है, तो फिर उसको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करूंगा अपने आर्गुमेंट्स को, और फिर उसके बाद इंट्रो लिखूंगा जो कि मेरा बेस्ट इंट्रो लिख सकूं, जिसपे वो टॉपिक सेलेक्ट करूंगा। अगर ये और देखूंगा कि जो मेरा इंट्रो है वो कम्पैक्ट राइटिंग है कि नहीं, इन 4-5 जो एलिमेंट्स हैं इनकी बेस पे फिर सर मैं अपना टॉपिक सिलेक्ट करूंगा। चले ठीक है, एक चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। जी सर। जी सर। अच्छा जी, अब लास्ट क्वेश्चन, सनम जावेद। यस सर। आप बताएं। जी सर। रेशनल क्राइटेरिया ऑफ टॉपिक सिलेक्शन। यस सर, के मतलब we should clearly select the topic that is clear and ambiguity free, and we should have at least
10 arguments, healthy, concrete, and convincing arguments that must be hitting the topic. And we should have good examples and good introduction, best of the best introduction. चले ठीक है, सादिया सरवर। यस सर, सबसे पहले तो मैं वो टॉपिक सेलेक्ट करूंगी कि जिसका जो हर वर्ड है मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। अगर उसका एक वर्ड भी मेरे लिए क्लियर नहीं है तो वो मैं सेलेक्ट नहीं करूंगी। सेकेंडली जो है उसका जो आर्ग्यूमेंट है मतलब वो कन्विंसिंग हो। तो थर्ड है मैं उसका इंट्रो जो है वो बेस्ट जिसका लिख सकती हूँ वो सेलेक्ट करूंगी। चले ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हमने एग्जाम, इट इज ऑलमोस्ट 9:15 AM, हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया है, हमने सारे पढ़े, हमने स्टेटमेंट्स उनकी डाइसेक्ट की, वर्ड टू वर्ड हमने एब्जॉर्ब किया, डाइजेस्ट किया, एंड अल्टीमेटली वी कंक्लूडेड दैट वी विल बी डूइंग टॉपिक नंबर 1, दैट इज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज। अब ये ज़हन में रखें कि हमारे पास टाइम जो बाकी है, मैं हर चीज सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव में करूंगा और बोलूंगा और करवाऊं, क्योंकि अल्टीमेट जो है हमें बड़ा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। हमें ऐसे का पेपर पास करना है। मेरा मकसद आपको इंटेलेक्चुअल बनाना नहीं है, ना मैं खुद हूं ना मैं आपको बना सकता हूं। तो अब 9:15 पे हम एक बहुत बड़ी जो मेन मसला था वो हमने रिजॉल्व कर लिया कि करना कौन सा। अब कैसे करना है, इसमें क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, इसका इंट्रो कैसे लिखा जाएगा, इसकी आउटलाइन कैसे बनेगी, ये चीजें डिसाइड करनी है और ये बड़ी क्रूशल है। एक दरिया के बाद हमें एक और दरिया का सामना है। देखने में ये चीजें सिंपल लगती हैं, बट हम जब करने पे आते हैं, समटाइम्स अ वेरी सिंपल टॉपिक बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, वेरी चैलेंजिंग। नहीं लिखा जाता। जब आप लिखने लगते हैं ऐसा लगता है किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया। जब आप सोचने लगते हैं ऐसा लगता है सोच के तमाम दरवाजे बंद हो गए। तो अब ये चीजें तब ट्रिगर करती हैं जब हम उससे पहले इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई हो, हमने इनके ऊपर रिहर्सल की हो, हमने माइंड को इन पॉइंट्स के ऊपर ट्रिगर किया हुआ हो। अच्छा जी, अब हम सोचना शुरू करते हैं। अभी हमने लिखना कुछ नहीं है, हम सोच रहे हैं। हम सोचते हैं कि ये टॉपिक है दैट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज। पाकिस्तान का फ्यूचर एजुकेशन में। अगर हम फ्यूचर को थोड़ा सा डाइसेक्ट करें तो कौन सा फ्यूचर? सोशल फ्यूचर, इकोनॉमिक फ्यूचर, पॉलिटिकल फ्यूचर, किस तरह का फ्यूचर? अब बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक। फिर वो कहता है कि लाइज इन एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन? मदरसा एजुकेशन जो 1980s में दी, मॉडर्न एजुकेशन जो दुनिया दे रही है, स्किल्ड एजुकेशन जिसमें आप सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर, इनलाइटेड एजुकेशन जो आपको टॉलरेंस भी सिखाती है। कौन सी एजुकेशन पे, किस एजुकेशन में फ्यूचर है? अब हम इसके ऊपर फर्दर सोचना शुरू करते हैं। हम कहते हैं कि that if we look into the history, Athenian civilization is still ruling upon the hearts and imaginations of mankind, while Sparta has died away only and only on the basis of one thing, and that was education. World would have been certainly different if one of the greatest student had not disagreed with one of the greatest teacher, that is Plato and Aristotle. ये एजुकेशन का एनवायरनमेंट था जिसने एथन को आज भी जिंदा रखा हुआ। रोमन सिविलाइजेशन, rise of Roman civilization was only and only due to education. Islamic civilization, we became the torchbearer of human civilization for almost 500 years
and that was only and only due to one factor, which was education. Modern Western civilization, from the age of exploration to industrial revolution and modern scientific society, ये सब किस वजह से है? एजुकेशन की वजह से. So there is not even a single nation which progress without education. अब हम ये सोच रहे हैं अभी हम कर कुछ. फिनलैंड आज जिस स्टेज के ऊपर है, दुनिया का सबसे बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम है, एजुकेशनल आउटकम्स भी. क्यों? Japan started from scratch in 1945 after Hiroshima and Nagasaki. They rose like a phoenix from its ashes, both Japan and Germany, only and only due to education. If you have to distinguish Pakistan from United States of America or Pakistan from South Korea or Singapore, then it is only and only the gap of knowledge that distinguishes us from them. So, ये जो डिफरेंसेस हैं ये सारे एजुकेशन के हैं, ये नॉलेज के हैं. अब अगर ये कौमें, साउथ कोरिया which started its journey after Pakistan, China after Pakistan, Singapore in 1966, अब वो हमसे आगे निकल गए हैं, तो there is something behind that and that is education. ये अब हम सब सोचते हैं और हम ये कंक्लूड कर लेते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फ्यूचर पाकिस्तान का एजुकेशन में ही है, क्योंकि इससे पहले हमने सोचा और हमने किया कि दुनिया की हर कौम का फ्यूचर इसी के साथ जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान में कोई एक्सेप्शन नहीं है. सो फ्यूचर लाइज इन एजुकेशन. अब यहां तक हमने सोचा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, हम हर एंगल से अगर हम सोचें, हम कहें ये एजुकेशन ही है जो डेमोक्रेसी लाती है, एजुकेशन ही है जो एक्सट्रीमिज्म के अगेंस्ट लड़ती है, एजुकेशन ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट, जेंडर इक्वलिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, पॉवर्टी रिडक्शन, ये सारे काम तो एजुकेशन ही करती है. फिनलैंड से लेके साउथ कोरिया से लेके जर्मनी, जापान तक ये सारी अचीवमेंट्स ड्यू टू एजुकेशन ही तो है. तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल फ्यूचर भी एजुकेशन में ही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं. अब हम सोचते जा रहे हैं, जब हम सोचते हैं और हम इस बात को कंक्लूड कर देते हैं, तो हमारे माइंड में एक नया क्वेश्चन आता है. तो कहते हैं ठीक है, तो ये फ्यूचर तो एजुकेशन में ही है, मान लिए, क्योंकि बाकी सबका फ्यूचर एजुकेशन में था, पाकिस्तान का भी एजुकेशन में. लेकिन क्या वजह है कि लास्ट 70 years में वी कुड नॉट बिल्ड दैट फ्यूचर दैट हैज बीन बिल्ड बाय द साउथ कोरिया एंड जर्मनी एंड जापान एंड ऑल द एग्जांपल्स दैट आई हैव गिवन. क्या वजह? फ्यूचर है तो एजुकेशन में, लेकिन लास्ट 70 years वी कुड नॉट मटेरियलाइज दैट फ्यूचर. It remained a dream only. क्या वजह है कि अभी भी we have second highest out of school children in the world? क्या वजह है that we have educational system which is only better than Afghanistan in whole South Asia, and our spending on education is among the lowest all over the world, less than 2%. पेडागोजिकल स्टैंडर्ड्स को देख लें, आप असेसमेंट को देख लें, आप पैरेलल एजुकेशनल सिस्टम्स को देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लें, जिस तरह के स्कूल आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई जाए क्यों उन स्कूलों में? आप कभी आके देखें इंटीरियर बलूचिस्तान, इंटीरियर सिंध और इवन इंटीरियर पंजाब में स्कूल, आप कभी वहां जाने की ख्वाहिश ना करें. कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को वहां पे भेजना ना चाहें. स्कूल तो वही होता है जो अमीरों का होता है, बाकी तो बस क्या कहा जाए. तो ये भी हम सोच रहे हैं साथ साथ कि यस इंडीड फ्यूचर लाइज इन एजुकेशन, बट दैट कुड नॉट मटेरियलाइज इन लास्ट 70 years.
अब यहाँ तक हम सोचते आए हैं। टाइम हो गया है 25 मिनट। और जब हमने ये कहा कि but in last 70 years that future could not be materialized in Pakistan, तो फिर एक और ख्याल हमारे ज़हन में, वो ये है कि that if there is will, there is way. Every problem in the world has a solution. Every cloud has a silver lining. If South Korea can do, if Germany can do, if Singapore can do, then why not Pakistan? It is only a matter of time and political will. If we have will, if we have energy and if we are sincere, then Pakistan में build कर सकता है. But for this हमें इस educational system को revamp करना पड़ेगा. अगर आपने future build करना है तो इस desiccated जो एजुकेशनल सिस्टम है, ऑब्सोलीट, पैरेलल, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो हमने कहा कि अब इस सारी बात को अगर हम कंक्लूड करें इन 1 लाइनर और 2 लाइनर। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे गौर से सुन रहे हैं? यस सर। यस सर। जब हमने सोचते गए, हमारी सोच का प्रोसेस हमें कभी कहीं लेके जा रहा है, कभी कहीं लेके जा रहा है, बट हमने आहिस्ता आहिस्ता वो जो मुंतशिर से ख्यालात थे, आइडियाज थे, उनको शेप करना शुरू किया, तो एक फॉर्मेट में आना शुरू हो गया। और अल्टीमेटली हमने एक चीज इसमें से निकाली, और वो ये है कि मैं किसी भी सादा जुबान में एक लेमैन को समझाना चाहूं तो उर्दू में वो बात ये होगी कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का समाजी, मुआशी और सियासी मुस्तकबिल तालीमी है, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि स्टेट और सोसाइटी इस मौजूदा निज़ाम को रिवैम्प करे, अदरवाइज ये ख्वाब रहेगा। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूं तो मैं कहूंगा दैट सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान सर्टेनली लाइज इन मॉडर्न, एनलाइटेंड एंड इक्विप्ड एजुकेशन। If the state and society are determined to fight certain challenges within educational system, सादा सी बात। ठीक है सर। I guess sir डिस्कनेक्ट हो गए।
जी आपको आवाज आ रही है? कहाँ तक सुनना था आपने? म्यान में डिस्कनेक्ट हो गया था ड्यू टू इंटरनेट। सर हम डिस्कस कर रहे थे लेमैन की टर्म्स जो है उनमें समझाने के लिए। अच्छा, अब लेमैन को मैं ये समझाऊंगा, मैं ये बात करूंगा, तो वो मैं कहूंगा कि यार फिर तो मैं तो बोलता रहा हूँ, मुझे पता नहीं चले। मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूँ कि हमने जब ये कहा दैट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फ्यूचर पाकिस्तान का एजुकेशन में है, बट द स्टेट एंड सोसाइटी आर डिटरमाइंड टू फाइट सर्टेन चैलेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम। जब हमने ये कहा तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये हमारा थीसिस बन गया। इसी थीसिस को लेके हम परेशान रहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है। ये जो सारी बात हमने की, जब हमने इसको कंक्लूड किया, जब हमने इसकी बाउंड्रीज डिफाइन कर दी, तो ये थीसिस बन। ये थीसिस आपकी वो मंजिल है जिस तक पहुंचने का रास्ता आउटलाइन है, यानी कि अब इसको आपने साबित करना है। ये साबित करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनेगा, एक फॉर्मेट बनेगा, एक रोड मैप बनेगा। वो रोड मैप आउटलाइन कहलाएगा। तो थीसिस स्टेटमेंट तक पहुंचने का कह लें कि हमने ये सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग की। हमारे आइडियाज बड़े मुंतशिर होते हैं, उनको एक शेप में लाना होता है। वो शेप में जब हम लेके आते हैं तो एक पॉइंट ऑफ व्यू बनता है जो कि टॉपिक का स्कोप भी डिफाइन करता है। उसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। और मोस्टली लोगों को एग्जाम देने के बाद तक भी नहीं पता होता कि ये क्या चीज। इट इज वेरी सिंपल। जब मैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम बाकी टॉपिक्स करेंगे तो हर टॉपिक की थीसिस को हम डिस्कस करेंगे, तो आपके ये कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। आज तो मैं बड़ा इसको सिंपल लेके चल रहा हूँ। जी यहाँ तक आपको बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। अब हाँ, जब हम इंट्रो की बात करेंगे तो उसमें थीसिस दोबारा आएगा। यहाँ पे हमने 9:15 से लेके 25 मिनट तक हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की। ब्रेनस्टॉर्मिंग करके हमने बहुत सोचा और हमने कंक्लूड किया कि अगर हम बिल्कुल सादा सी बात करें तो वो ये निकलती है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी कि पाकिस्तान का जो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फ्यूचर है वो एजुकेशन में है। बट फॉर दिस स्टेट एंड सोसाइटी विल हैव टू रीवैम्प दिस एजुकेशन सिस्टम, अदरवाइज दिस फ्यूचर विल रिमेन अ ड्रीम। ये हमारा मौकफ बना इसका। इसको हम थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। ये हमारी मंजिल है, इसको हमने प्रूव करना है क्योंकि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा ये थीसिस स्टेटमेंट है। अब हमने इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए एक रास्ता बनेगा, एक रोड मैप बनेगा जिसको हम आउटलाइन कहते हैं। वो आउटलाइन मैंने आपको ग्रुप में भेजी है। इसमें स्टार्ट में सिंपली आप एक हेडिंग दे देंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन। सिंपल हेडिंग देके उसके नीचे ऊपर आप टाइटल दें जिस तरह मैंने दिया होगा। इसके बाद आप इंट्रो की हेडिंग देंगे। जब आप इंट्रो की हेडिंग दे देंगे तो इसके नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंट्रोडक्शन किसी भी ऐसे का एक मिनी ऐसे होता है, ऐसे इन मिनिएचर फॉर्म होता है। तो वो उसको फर्दर जो है आउटलाइन में भी उसका फर्दर मिनी ऐसे बनाना वो लॉजिकल नहीं रहता, तो उसकी जरूरत नहीं। आप सिंपली इंट्रो की हेडिंग दें। उसके बाद सेकंड नंबर पे कुछ लोग थीसिस स्टेटमेंट देते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप देना चाहें तो यू मस्ट बी सर्टन कि इसमें किसी किस्म की कोई ग्रामर की, इवन आई के डॉट की मिस्टेक भी नहीं है, क्योंकि फिर वो एग्जामिनर ये फर्स्ट सेंटेंस होगा जो आपका पढ़ेगा, और अगर इसमें ही मसला है तो फिर वो आपके लिए ज्यादा मसला बन जाए। स्टार्ट से ही एक नेगेटिव इमेज लेके आपका चलेगा, वो नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लिख दें तो मेक श्योर कि उसमें किसी किस्म की कोई ना हो, और ना भी लिखें तो ये मैंडेटरी नहीं है। मैं नॉर्मली इसको रिकमेंड नहीं करता। ये इंट्रो में आएगी, ये इंट्रो का इंग्रेडिएंट है। ये आउटलाइन में ना भी आए तो एग्जामिनर इसको कोई चेक नहीं करता ये क्यों नहीं लिखी थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन। आपके माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर आउटलाइन का उस थीसिस की बेसिस के ऊपर बनेगा। और वो माइंड में जो भी हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग का प्रोसेस किया उसके बाद आ गई हमारे माइंड में। अभी
जब हमने अच्छा फर्ज किया हम लिख देते हैं, इधर ही ऊपर हम थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हैं। इंट्रो के बाद हम थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग देते हैं और नीचे हम लिख देते हैं सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान सर्टेनली लाइज इन मॉडर्न एनलाइटेंड एंड इक्विप्ड एजुकेशन if the state and society are determined to fight certain challenges within the educational system. ये लिख दिया। अब हमने इसके ऊपर एक आउटलाइन बनेगी, इसकी रोड मैप बनेगा। उसका जो पहला हेडर होगा, जो मेन सेक्शन बनेगा, जो एग्जामिनर को गाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा, वो ये होगा कि हाउ डज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाई इन एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज। आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट हिट करते हैं टॉपिक। हाउ डज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाई इन एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज। आप कैसे कह सकते हैं कि फ्यूचर एजुकेशन में कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर आप ये क्लेम कर रहे हैं दैट फ्यूचर लाइज इन एजुकेशन। व्हाई नॉट फ्यूचर इन जेंडर इक्वालिटी, व्हाई नॉट फ्यूचर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एटसेट्रा। तो अब हम डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाइज इन एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज, या हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच फ्यूचर लाइज इन एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज। अब जब हमने ये लिख लिया तो उसके बाद अब हमने प्रूव करने के लिए इस हेडिंग को सिर्फ प्रूव करना, और प्रूव करने के लिए नीचे आर्गुमेंट आएंगे। आर्गुमेंट नंबर ए, एजुकेशन पॉवर्टी रिड्यूस करती है। आर्गुमेंट नंबर बी, डेमोक्रेसी लेके आती है, डेमोक्रेसी के ट्रू फ्रूट्स देती है। आर्गुमेंट नंबर 3, इट इज द ओनली वेपन टू फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। आर्गुमेंट नंबर 4, ये एजुकेशन ही है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आती है। आर्गुमेंट नंबर 5, ये एजुकेशन ही है जो आपको जेंडर इक्वालिटी लेके आती है आपके सिस्टम में। आर्गुमेंट नंबर 6, ये एजुकेशन ही है जो सोशल टेबूज के अगेंस्ट लड़ती है। आर्गुमेंट नंबर 7, ये एजुकेशन ही है जो नेशनल इंटीग्रेशन लेके आती है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम हो तो एक तरह के लोग आप लेके आएंगे, मास्टर्स और स्लेव्स नहीं होंगे, रूलर्स एंड रूल्ड नहीं होंगे, एक जैसी सोसाइटी में, जिसकी वजह से नेशनल इंटीग्रेशन। तो ये सारे आर्गुमेंट्स हमारे माइंड में, अब हमने वन बाय वन को लिखना है। लिखना कैसे है उसके 3 तरीके हैं। यहां तक बात क्लियर है आपको? सर क्वेश्चन है। जी बोले। सर जो अभी आपने कहा कि इंट्रो के बाद एक मेन हेडिंग आएगी और उसके बाद सब हेडिंग आएगी, जैसे आपने जो आउटलाइन शेयर किया उसमें वो कहता है स्किल्ड एजुकेशन रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड ब्रिंग्स सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्ट। उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा है केस इन पॉइंट। तो कुछ जो आउटलाइंस होती हैं उसमें इसको भी लोग मतलब सब हेडिंग्स करके लिखते हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, कि ये भी हमें मेंशन करना चाहिए कि हम जो है वो सिंगापुर की एग्जांपल देंगे पैराग्राफ में, तो वो हमें आउटलाइन में भी मेंशन करना जरूरी है? मैं इस पे आपको ये बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है, सब सुन लीजिए। मैं भी उसकी तरफ मैंने खुद भी आना था, लेकिन वो आप थोड़ा जंप कर गई, आपने पहले क्वेश्चन कर लिया। मैं जरा आपको 3 मेथड्स बता दूं कि सबसे पहले आर्गुमेंट कैसे डेवलप होगा, उसके बाद ये ब्रैकेट वाली चीज पे आऊंगा, क्योंकि वो ब्रैकेट वाली चीज एडिशनल है, इट इज नॉट मैंडेटरी। तो पहले जो चीज मैंडेटरी है मैं उस पर बात करूंगा। अब हमने ऊपर हेडिंग दे दी, उसके बाद हमने इस पहले सेक्शन में 7-8 आर्गुमेंट्स देने हैं, और वो आर्गुमेंट क्या है मैंने वो बता दी। अब आर्गुमेंट देने के 2 मेथड्स, काइंडली अपने माइक ऑफ कर लें, डिस्ट्रक्शन होगी। आर्गुमेंट देने के देयर आर 3 मेथड्स। 1, आप एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस लिखते हैं जिसमें आपका आइडिया बड़ा क्लियरली कन्वे हो रहा है एग्जामिनर को। जैसे आप कहते हैं दैट स्किल्ड एजुकेशन रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड ब्रिंग्स सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट। जैसे आप कहते हैं एनलाइटेंड एजुकेशन फाइट्स अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म एंड बिल्ड्स प्रॉस्परस फ्यूचर। अब ये जो दोनों सेंटेंसेस थे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थे, 8 to 10 वर्ड्स में थे, और इसमें आपने अपना आइडिया बड़ा क्लियरली एग्जामिनर को कन्वे किया है।
आप उसको क्या कन्वे कर रहे हैं, आप अपना वो जो पैराग्राफ इसके ऊपर लिखेंगे 90 वर्ड का या 100 वर्ड का, उसका सेंट्रल आइडिया एग्जामिनर को कन्वे कर रहे हैं, और वो जब भी पढ़ता है तो वो कन्विंस हो जाता है कि व्हाट यू विल बी राइटिंग इन दैट पैराग्राफ, उसको बड़ी क्लैरिटी आ जाती। अब इसका दूसरा तरीका ये है, सेकंड बेस्ट मेथड, ये पहला फर्स्ट बेस्ट मेथड है जो एग्जामिनर को सबसे ज्यादा कन्विंस कर। दूसरा मेथड है कि आप कोई फ्रेज दे दें 5-6 वर्ड्स की, आप कहते हैं स्किल्ड एजुकेशन आर रोड टू प्रॉस्पेरिटी, आप कहते हैं इनलाइटेंड एजुकेशन आर टूल टू फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म। तो ये 5-6 वर्ड की फ्रेज होगी, इससे भी क्लैरिटी बेहतर है। अब आप तीसरे नंबर पे बुलेट्स देते हैं, आप कहते हैं एजुकेशन एंड एक्सट्रीमिज्म, आप कहते हैं एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, एजुकेशन एंड पॉवर्टी रिडक्शन। ये ठीक है, बुलेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने इस पैराग्राफ में क्या लिखना है, बट इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है जितने मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 में थी। सो देयर आर, अच्छा तीनों में आप कोई भी कर लें, आप पास होंगे, आप इसकी वजह से फेल नहीं होंगे, लेकिन तीनों का मिक्सचर हरगिज ना करें कि एक पॉइंट में आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस, दूसरे में अच्छा सेंटेंस नहीं बन रहा तो बुलेट दे दिया, तीसरे में कोई फ्रेज दे दिया। नो, एक सिमेट्री में होना चाहिए, और अगर आप वन लाइनर सेंटेंस पहला दे रहे हैं तो बाकी सारे जो है उसी तरह होने चाहिए। अगर आप फ्रेजेस में आउटलाइन बना रहे हैं तो सारी आउटलाइन फ्रेजेस में होनी चाहिए, अगर आप बुलेट्स बना रहे हैं तो सारी आउटलाइन बुलेट्स में होनी चाहिए। ठीक है जी? जी सर। जी, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? आपको तीनों मेथड पता चल गए? यस सर। अच्छा, आप जरा 1 मिनट चुप रखिएगा, मैं जरा पूछ भी लूं। जी मरियम, मरियम बताइए जरा। मरियम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बताइए 3 मेथड्स कौन कौन से हैं आउटलाइन लिखने के? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस 10 to 12 वर्ड्स के, वो सबसे बेस्ट है। सेकेंडली 7 to 8 वर्ड फ्रेजेस, और थर्ड है बुलेट्स। ठीक है जी। अच्छा जी, आमिर रजा। जी सर, आप बताइए जी, व्हाट आर द 3 मेथड्स ऑफ राइटिंग आउटलाइन? सर सबसे पहले सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस होने चाहिए, उसके बाद फ्रेजेस फॉर्म, और थर्ड में बुलेट्स। अच्छा जी, बेहतरीन हो गया, बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा जी, अब आ गया क्वेश्चन के ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है केस इन पॉइंट पॉवर्टी रिडक्शन इन सिंगापुर। अब होता क्या है कि जब हमने आउटलाइन बना दी, हमने फर्ज किया इसमें 8 पॉइंट्स थे इस पहले सेक्शन में, और हमने 8 के 8 लिख दिए। अब हमने हर पॉइंट के ऊपर एक एक पैराग्राफ लिखना है। वो पैराग्राफ ऑलमोस्ट 100 वर्ड्स का होगा। हर पैराग्राफ के 4 इंग्रेडिएंट्स होंगे, ये भी जरा लिख लें 4 इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होंगे, बाद में इन पे डिटेल में बात होगी, बट अभी सिर्फ लिख लें। हर पैराग्राफ में देयर विल बी 4 इंग्रेडिएंट्स, जिनके इनकॉर्पोरेट करके टोटल 100 वर्ड्स बनेंगे। वो 4 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? 1, वो सेंट्रल आइडिया जो आपने अभी आउटलाइन में दिया है, दैट स्किल्ड एजुकेशन रिड्यूसेस पॉवर्टी। लिख रहे हैं आप लोग? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ये एक सेंट्रल आइडिया। अच्छा, एक चीज मेरी रिक्वेस्ट है, इट इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ पैराग्राफ राइटिंग, मोस्ट इजीएस्ट। मुझे खुद इसका नहीं पता था 2011 तक, 12 तक। मैं हमेशा वही जिस तरह पढ़ते आए थे उस तरह करता है। इसके बाद मेरी जिंदगी आसान हो गई। किसी तरह का भी पॉइंट के ऊपर पैराग्राफ लिखना हो तो वो फौरन बन जाता था, और इसमें फेलियर के चांसेस
सबसे कम है। पहला, इसको साइंटिफिक पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं, सेंट्रल आइडिया जो आपने आउटलाइन में दे दिया। दूसरा, उस सेंट्रल आइडिया के व्हाई एंड हाउ वाले जो एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करना, यानी कि जो आप बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। आपने कहा स्किल्ड एजुकेशन पॉवर्टी रिड्यूस करती है, आपने इससे पैराग्राफ स्टार्ट कर लिया। अब आगे आपने इस पे लिखना है कैसे स्किल्ड एजुकेशन कैसे पॉवर्टी रिड्यूस करती है, क्यों पॉवर्टी रिड्यूस करती है, स्किल्ड एजुकेशन में ऐसा क्या है ये पॉवर्टी रिड्यूस कर लेती है। जब आप इसके ऊपर सोचेंगे आपको पता चलेगा कि देखें, जब लोगों को स्किल्ड एजुकेशन देते हैं तो उन स्किल से एम्प्लॉयमेंट आता है, रोजगार मिलता है, वो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करके उनके पास पैसा आता है, पॉवर्टी रिड्यूस होती है। यही इनमें से बहुत सारे लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर के मुल्कों में काम करते हैं, रेमिटेंसेस आती हैं, उससे भी लोगों की भी पॉवर्टी रिड्यूस होती है और कंट्रीज की भी। अच्छा जी, आपने दूसरा इंग्रेडिएंट भी दे दिया, दैट इज रीजंस ऑफ आर्गुमेंट। पहला इंग्रेडिएंट है आर्गुमेंट, दूसरा इंग्रेडिएंट हो गया रीजंस ऑफ आर्गुमेंट। सिंपल सी बात है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जो आपने आर्गुमेंट दिया उस किन रीजंस पे दे रहे हैं। आपने पॉलिटिकल साइंस रखा, व्हाट आर द रीजंस। आपने कहा पॉवर्टी रिड्यूस करती है, व्हाट आर द रीजंस। अब ये भी हो गया, आर्गुमेंट दे दिया, रीजंस ऑफ आर्गुमेंट भी दे दिया। तीसरा है कि आपने रीजंस ऑफ आर्गुमेंट देने के बाद आपके पास क्या कोई एविडेंस है कि आप अपने इस आर्गुमेंट को सपोर्ट कर सकें। इन रीजंस को आपने कह दिया जी, एम्प्लॉयमेंट आती है, ये होता है, वो होता है, रिमिटेंसेस आती हैं, गुर्बत खत्म हो जाती है। कैसे भाई, कभी किसी ने की है? आप कहते हैं हाँ ना, सिंगापुर ने की है। In 1960s, Singapore was thrown out by Malaysia only and only due to poverty. And they decided that they will build their future only and only through skilled education, and they did it in 30-40 years. अब क्यों ना इस एग्जाम्पल को यूज किया जाए अपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। आप सिंगापुर की एग्जांपल यूज कर सकते हैं, आप जर्मनी की यूज कर सकते हैं, आप जापान की कर सकते हैं, आप साउथ कोरिया की कर सकते हैं। अब जब आपने ये कर दिया तो आपके पैराग्राफ के 3 इंग्रेडिएंट हो गए। पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा रीजंस ऑफ आर्ग्यूमेंट, तीसरा एविडेंस टू सपोर्ट दैट आर्ग्यूमेंट। अब एविडेंस में फर्दर 3 तरह के एविडेंस होते हैं, ABC में लिख लें। फर्स्ट एग्जांपल जो मैंने अभी दी सिंगापुर की। सेकंड, कोई कोट, आप किसी बड़े राइटर को कोट करते हैं, और किसी बड़े राइटर को जब आप कोट करते हैं तो इसका मतलब है आप अपनी बात को इंडोर्स करने के लिए किसी बड़े बंदे की, राइटर की बात कोट एंड कोट कहते हैं, तो लिहाजा ये भी एज एविडेंस यूज होता है। आप कहते हैं बर्ट्रैंड रसल ने ये कहा, आप कहते हैं शायद सिद्दीकी ने ये फलां बुक में, तो ये बात कोट हो गई और ये एज एन एविडेंस यूज हो। अब तीसरा एविडेंस होता है स्टैटिस्टिक्स। आप कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट आई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की ये आई है, तो वो स्टैटिस्टिक्स भी एज एन एविडेंस यूज होते हैं। चौथा, फिर आपने अपने टॉपिक से रिलेट करना है और कंक्लूड कर देना है। सो दीज आर 4 इंग्रेडिएंट्स, आई रीइटरेट। 1 आर्गुमेंट, सेकंड रीजंस ऑफ आर्गुमेंट, थर्ड एविडेंस, और एविडेंस में 3, फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड कोटेशन, थर्ड स्टैटिस्टिक्स, और फोर्थ इंग्रेडिएंट होता है पैराग्राफ का अपने टॉपिक से रिलेट करके कंक्लूड कर दे। अब बेटा आपका जो क्वेश्चन था कि हमने ब्रैकेट में ये क्यों लिखा, हम एग्जामिनर को बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो मेरा आर्गुमेंट है जो मैंने ऊपर दिया है ए, इसको प्रूव करने के लिए मैं ये वाला एविडेंस दूंगी, although it is not mandatory, but just to add value into my outline, although it is not mandatory, मैं बार बार कह रहा हूं, but just to add value in my outline and just to convince the examiner कि इस पैराग्राफ में मैं इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए ये सिंगापुर की एग्जांपल दूं। ये बेटा क्लियर हुआ आपको?
यस सर, हो गया। चल, अभी आप ही मुझे बताएं पैराग्राफ के 4 इंग्रेडिएंट्स। सर फर्स्ट है हमारा सेंट्रल आइडिया, जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, जो हमने आउटलाइन में दी है, एक लाइन या फ्रेज या बुलेट पॉइंट जो भी। उसके बाद सेकंड हम व्हाई एंड हाउ एस्पेक्ट्स उसके डिस्कस करेंगे, जो भी रीजंस है हमारी कि हम ये आर्ग्यूमेंट क्यों दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि फिर हम उसको प्रूव करेंगे एग्जांपल्स के साथ, कोट्स के साथ, या फिर स्टैटिस्टिक्स देंगे हम कोई। फोर्थ है कि हम उसको टॉपिक से रिलेट करेंगे और कंक्लूड कर देंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब बताएं मुझे शरियार शाहिद, शहरियार आपको आवाज आ रही है मेरी? लड़कों को पता नहीं आवाज क्यों नहीं आती। सादिया सरवर। यस सर, पहला जो आपने बताया वो कि हमारे पास जो आइडिया हो वो हम पहले उसमें लिखें, और फिर उसके बाद जो व्हाई एंड हाउ के जो रीजन है कि मतलब हम क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम वो लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर हमारे पास कोई एविडेंस है, चाहे वो स्टैटिस्टिक या फिर इस तरह करके हम थर्ड जो काम ये करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम उसको उस सारे पैराग्राफ को रिलेट करके जो हम कंक्लूड कर देंगे। ठीक हो गया। एंड व्हाई डू वी राइट इन ब्रैकेट? सर जो हमारे पास मतलब फैक्ट्स होते हैं, हम सिर्फ अपने आउटलाइन को जरा बेहतर करने के लिए या बताने के लिए कि हमारे पास इस चीज में हमारे पास ये जो फैक्ट है, तो हम जस्ट उसको मेंशन करने के लिए वो करते हैं। ठीक। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमारा हमने पहले, अब दोबारा 1 मिनट में हर चीज रिवाइज करूंगा। हमने एग्जाम में हम गए एट 9 AM, हमने पढ़ा पेपर को, उस पे 3 कंडीशंस उसने लिखी थी एग्जामिनर में, दैट योर पेपर विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंस, क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमने वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने 10 के 10 टॉपिक पढ़े, हमने डाइजेस्ट किए, एब्जॉर्ब किए, अच्छी तरह समझा, और समझने के बाद वही डिसाइडेड कि ये जो टॉपिक नंबर 1 है, इसके ऊपर हमारी सबसे ज्यादा क्लैरिटी है, इसके ऊपर हमारे पास क्लियर, कन्विंसिंग, कंक्रीट आर्गुमेंट्स हैं, अच्छे एविडेंसेस भी हैं, और इसका इंट्रो भी हम सबसे बेहतर लिख सकते हैं। हमने टॉपिक सिलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्ट करने के बाद हमने इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू कर दी, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग तो थोड़ी सी हमने पहले भी की थी जब हमने इसको सिलेक्ट किया, किसी रीजन की बेस के ऊपर ही हमने सिलेक्ट किया ना। तो अब हमने उसको जरा आइडियाज को, अपने जो स्कैटर्ड आइडियाज हैं, एक फॉर्म में लेके आना है। हम सोचते रहे और बहुत सोचने के बाद हमने ये कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि दैट फ्यूचर लाइज इन एजुकेशन, बट फॉर दिस स्टेट एंड सोसाइटी विल हैव टू fight certain challenges within educational system, otherwise this future will remain a dream। हमने ये बात की। हमें पता चला कि जब हमने ये सब कुछ किया और ये क्वेश्चन और काउंटर क्वेश्चन करने के बाद we found out कि ये तो वो थीसिस स्टेटमेंट है, ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसने टॉपिक का स्कोप भी डिफाइन कर दिया। अब टॉपिक का स्कोप इसने कैसे डिफाइन किया कि पहले आप ये साबित करेंगे कि कैसे फ्यूचर एजुकेशन में है। फिर आपने जब ये कहा कि if the state and society fight certain challenges within educational system, तो दूसरे सेक्शन में फिर वो चैलेंजेस आ जाएंगे सिस्टम के, एजुकेशनल सिस्टम के, जिनको एड्रेस करना है। और फिर तीसरा सेक्शन वही रेमेडीज आ गई इसकी। तो हमने अब ये आउटलाइन बनाना स्टार्ट। आउटलाइन में हमने इंट्रो की हेडिंग दी, उसके बाद हमने अगर थीसिस स्टेटमेंट लिखना है तो ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग दे के हमने थीसिस स्टेटमेंट लिख दिया। इसके बाद हमने पहला अपना सेक्शन बनाया, हाउ डज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान लाई इन एजुकेशन ऑफ इट्स मैसेज। उसके बाद हमने आउटलाइन बनाना स्टार्ट की, ABCD आर्गुमेंट्स देना शुरू किए इस हेडिंग के अंदर। इस हेडिंग के अंदर सिर्फ इससे रेलिवेंट आर्गुमेंट्स आएंगे। आर्गुमेंट ए हमने दिया दैट एजुकेशन एंड पॉवर्टी का, और उसमें हमने ये कंक्लूड किया, क्योंकि इसमें क्लैरिटी ज्यादा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी 1 लाइनर सेंटेंस में, तो हम उस पे जाएंगे। और हमने कहा स्किल्ड
एजुकेशन reduces poverty and brings socio-economic uplift. इसी तरह का हमने आर्गुमेंट 2 दिया, 3 दिया, 4, 5, 6, 7, 8, हमने ऑलमोस्ट 8 आर्गुमेंट्स दिए। यहाँ पे हमने अब जब बाद में लिखना है तो 8 पैराग्राफ्स लिखने हैं, ईच पैराग्राफ विल बी ऑफ 100 वर्ड्स। तो जब आप 8 पैराग्राफ लिख चुके होंगे तो 800 वर्ड्स हो जाएंगे, 200 वर्ड्स का आपका इंट्रो होगा, ऑलमोस्ट 100 वर्ड की आपकी आउटलाइन होगी, 1000 वर्ड्स आप क्रॉस कर चुके होंगे, आपका एग्जामिनर आपके बारे में डिसीजन ले चुका होगा कि आप पास हैं या फेल हैं। अब यहां तक आप कर चुके हैं, आपने इन आर्ग्यूमेंट्स में ब्रैकेट में नीचे केस इन पॉइंट दिए, जहां पे आपके पास कोटेशन थी आपने लिखा केस इन पॉइंट बर्ट्रैंड रसल, जहां पे आपके पास एग्जांपल थी आपने लिखा केस इन पॉइंट्स पॉवर्टी रिडक्शन इन सिंगापुर, जहां पे आपके पास स्टैटिस्टिक्स थी आपने लिखा केस इन पॉइंट इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ब्रैकेट क्लोज। इससे एग्जामिनर को एक आइडिया हो गया कि आप इस पैराग्राफ में इसको अपने सेंट्रल आइडिया को सपोर्ट करने के लिए ये एविडेंस देंगे बाद में मेन बॉडी में जाके। अब आपका यहां तक तो हो गया पेपर, लेकिन आपके थीसिस में एक दूसरी चीज थी, इफ द स्टेट एंड सोसाइटी फाइट सर्टेन चैलेंजेस इन एजुकेशनल सिस्टम। अब ये एक सेकेंडरी सेक्शन है जो उस पहले वाले प्राइमरी सेक्शन से डिराइव हुआ हुआ। पहले ये था साबित करना कि कैसे फ्यूचर एजुकेशन में है, इसके बाद ये है कि क्यों वो फ्यूचर आज तक मटेरियलाइज नहीं किया जा सका। डेफिनेटली देयर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन सिस्टम, इसकी वजह से वो नहीं हो सका। अब व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स ड्यू टू व्हिच फ्यूचर कुड नॉट बी इंश्योर्ड, ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। नीचे ए, पहला प्रॉब्लम कि बजटरी एलोकेशन बड़ी लो है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा पेडागोजिकल स्टैंडर्ड्स, चौथा पैरेलल एजुकेशन सिस्टम, पांचवा नियो लिबरल आइडियोलॉजी जिसके ऊपर आपका एजुकेशन सिस्टम खड़ा है। आप 5 मेजर प्रॉब्लम्स दे देंगे, आपको आते 25 होंगे क्योंकि आपने बहुत पढ़ रखे होंगे रीडिंग मटेरियल में, आपका दिल करेगा आप सारे लिखें, लेकिन नहीं। रीजन, इट इज अ सेकेंडरी सेक्शन दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्शन। इसमें 8 आर्गुमेंट्स थे, सो इसमें 4 to 5 आर्गुमेंट्स आर इनफ, बट मेक श्योर कि आप एजुकेशनल सिस्टम के वो प्रॉब्लम लिखेंगे जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जो आप क्लास में अगर 100 लोगों से पूछें तो 70% लोग मुत्तफिक हों कि टॉप 5 प्रॉब्लम्स यही है एजुकेशनल सिस्टम। उस तरह के प्रॉब्लम वो हमने 5 लिख दिए। अभी हम फिर तीसरा एक सेक्शन बनाएंगे, हाउ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कैन बी मटेरियलाइज्ड थ्रू एजुकेशन, वो आ जाएगा। और इसमें अब आप सिंपल जो प्रॉब्लम्स आपने मेंशन किए हैं उनके ही आप सॉल्यूशन दे देंगे। जी, यहाँ तक बात क्लियर है आपको? जी सर, एक क्वेश्चन जी बोले बेटे। सर क्वेश्चन ये है कि जब पैराग्राफ राइटिंग में 3rd पॉइंट पे हम एविडेंस पे आते हैं तो ये लाजमी है कि हर पैराग्राफ के अंदर जब हम कोटेशन या कोई रेफरेंस देते हैं तो वो लाजमी देना पड़ता है कि उसको स्किप भी कर सकते हैं? देखें, आइडियली तो एक साइंटिफिक पैराग्राफ में एग्जामिनर को कन्विंस करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, या एग्जाम्पल हो जाए, एग्जाम्पल नहीं है तो कोटेशन हो जाए, कोटेशन नहीं है तो आप जो है वो स्टैटिस्टिक्स दे देते हैं। बट अगर आप समझते हैं कि यार आई हैव रिटन ऑलमोस्ट 8 पैराग्राफ्स इन फर्स्ट सेक्शन, उसमें एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें मेरे पास नहीं है एविडेंस, तो फिर आप रीजन वाला रीजंस वाले पार्ट को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लें और टॉपिक के साथ रिलेट करके कंक्लूड कर दें, तो फिर भी काम चल जाएगा। बट कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा पैराग्राफ में कोई ना कोई एविडेंस आए। और कोटेशन वाला एविडेंस सबसे आसान होता है, हमें वर्ड टू वर्ड किसी की कोई चीज याद ना भी हो, हमें ये पता हो कि ये राइटर किस कॉन्टेक्स्ट में लिखता है, इसकी नेचर ऑफ राइटिंग क्या है, किन इश्यूज के ऊपर लिखता है, इसकी ओवरऑल ओपिनियन क्या है, तो हम उसके पर्सपेक्टिव में कोटेशन खुद भी बना सकते हैं। एग्जामिनर कौन सा कोई गूगल लेके बैठा होता है जो सॉफ्टवेयर पे चेक करेगा आपका पेपर, विद इन फ्यू सेकंड्स आपका मैक्सिमम 2 मिनट्स में पेपर चेक होता है, तो वहां पे इमरजेंसी सिचुएशन में कोटेशन क्रिएट भी की जा सकती है, प्रोवाइडेड कि आपको पता हो कि राइटर जो है वो लिखता किस तरह का है।
जी सर, जी। क्वेश्चन जी बोले। सर क्वेश्चन ये है लाइक के जिस तरह से आपने आउटलाइन में केस इन पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेट अवे दिया है, लाइक पॉवर्टी रिडक्शन इन सिंगापुर। तो सर मेरा लाइक इफ वी नो द सोर्स के जहां से हम वो केस इन पॉइंट ले रहे हैं, किसी बुक से ले रहे हैं, देयर इज अ प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, तो हमें जो केस इन पॉइंट आउटलाइन में वो मेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जितना मैंने बताया ना, केस इन पॉइंट पॉवर्टी रिडक्शन इन सिंगापुर, जी जी। एग्जाम्पल के लिए तो इतना काफी है। अगर आप कोई कोटेशन दे रहे हैं, ठीक, और वो आप वो बर्टन रसल की बुक है या शाहिद सिद्दीकी की बुक है, आप कहते हैं कि केस इन पॉइंट शाहिद सिद्दीकी एजुकेशन फ्रीडम एंड इनइक्वालिटीज ब्रैकेट क्लोज, बुक का नाम मेंशन कर दें। आप बहुत सारे डिटेल में जाएंगे तो वो थीसिस बन जाएगा ना, हमको पीएचडी का थीसिस तो नहीं कर रहे, तो इसलिए उसको इतना कॉम्प्लेक्स ना करें, कीप इट सिंपल। हमारा पर्पस समझे ना, पर्पस ये है कि एग्जामिनर को थोड़ा फैसिलिटेट करना, उसको थोड़ा इम्प्रेस करना, अपनी चीज में थोड़ी वैल्यू एडिशन करना। और दूसरी चीज ये है कि ये कोई जरूरी नहीं, और जो चीजें जरूरी नहीं होती, मैंडेटरी नहीं होती, उनके ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है। Yes, makes sense. Sir, I have a question. Assalamu alaikum. सर क्वेश्चन ये है कि पैराग्राफ में जैसे टॉपिक सेंटेंस होते हैं या कंक्लूडिंग सेंटेंसेस होते हैं, तो क्या वो जरूरी है कि वो हो या ना हो? क्योंकि बिल्कुल, हर पैराग्राफ का एक सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी एक अपनी एग्जिस्टेंस है, उसका एक सेंट्रल आइडिया है ना, उसका एक पॉइंट के ऊपर आप उस सेंट्रल आइडिया को प्रूव करते हैं थ्रू सपोर्टिंग मटेरियल, और फिर आप कंक्लूड करते हैं। तो ये तो एक फंडामेंटल पार्ट है। इसके जो 4 इंग्रेडिएंट्स मैंने बताए हैं उनमें ये दोनों शामिल है। अभी खैर आप पैराग्राफ पे जा नहीं रहे, अभी आप आउटलाइन और इंट्रो पे ही फोकस करें, क्योंकि आपका एग्जामिनर 100% इस पे मतलब आप रखें ज़हन में, आपका एग्जामिनर आपको इंट्रो के फुल स्टॉप तक आपको पास या फेल कर चुका होता है। अगर आपका पेपर आउटलाइन में रेलिवेंट नहीं है, कोई भी एग्जामिनर आपका पूरा पेपर नहीं पढ़ता। आपका इंट्रो बिल्कुल यूजलेस है, आपका पेज 2, 3, 4 वो नहीं पढ़ा जाएगा। इसलिए मैंने इस सारी प्लानिंग में, कुछ पुराने स्टूडेंट भी सुन रहे हैं, ये मेथड मैं कई सालों से फॉलो कर रहा हूँ, अपने ऊपर भी मैंने ये किया। मैंने हमेशा अपने इंट्रो को कोशिश की कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, और एग्जामिनर मुझे इंट्रो तक जाते जाते पास करने का डिसीजन ले चुका हो। अब हम इंट्रो हमें करना नहीं आता होता, आउटलाइन हमें बनाना नहीं आती होती, और हम बाद के जो पॉइंट्स लिखने हैं जो मेन बॉडी में, हम उनकी टेंशन पहले लेना शुरू कर देते। तो आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। थोड़ा सा फ्लो में जब आ जाएंगे तो फिर आप पैराग्राफ्स को ऐड करेंगे। और पैराग्राफ का जो मैंने तरीकाकार आपको बताया है साइंटिफिक पैराग्राफ राइटिंग का, ये सबसे इजीएस्ट है। आप इसको एक बार फॉलो करके तो देखें, आपके लिए पैराग्राफ बनाना, प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करेंगे, कोई मुश्किल ही नहीं रहेगी। थैंक यू सर। जी सर आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी अस्सलाम वालेकुम सर। मतलब जी बोले। जी सर, ये आप टॉपिक है, आपने लिखा है 2nd नंबर, हाउ डज फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले हम थोड़ा सा पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं जिसमें हम लिखें डिफाइनिंग ब्रैकेट के अंदर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, कि हम पाकिस्तान के कौन से फ्यूचर की बात कर रहे हैं? ऐसे तो ज्यादा नहीं, ये जरूरी नहीं हो जाएगी। यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ समझ आ गई है मुझे आपकी बात। ये टॉपिक इस टॉपिक में जरूरी नहीं है ये, क्योंकि टॉपिक इज वेरी वेरी सिंपल टू द पॉइंट। वो उनमें डिफाइन करना जरूरी होता है, वो उनमें डिफाइन करना जरूरी होता है जहाँ पे टॉपिक बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे मैं आपको दे देता हूँ टॉपिक, इफ द डेवलपमेंट इज नॉट इंजेंडर्ड इट विल बी इंडेंजर्ड। ठीक है, सो व्हाट इज इंजेंडर्ड डेवलपमेंट, उसके ऊपर आप पहले कर दें इस हेडिंग के साथ के कंटेक्चुअलाइजेशन ऑफ द टॉपिक, उसके ऊपर आप एक पैराग्राफ लिख दें तो इट मेक सेंस, बट वो हर टॉपिक में लिखना जरूरी नहीं होता। जी नेक्स्ट क्वेश्चन।
सर, I have a question. जी सर ये पूछना था कि आपने जैसे अपने इंट्रो में मेंशन किया है कि इनिशियली हमने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है, देन हमने एक आपने उसके इंट्रोडक्शन में आपने आर्गुमेंट्स दिए ना, तो सर आउटलाइन फिर कहाँ है? आउटलाइन इंट्रोडक्शन से पहले है या इंट्रोडक्शन का पार्ट है? और थीसिस स्टेटमेंट वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, देन हमने आर्गुमेंट्स दिए हैं, तो ये थोड़ा क्लियर कर दें। देखिए, मैंने अभी तक इंट्रो के ऊपर तो कोई बात की ही नहीं, मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला इंट्रो के ऊपर। अभी तक मैंने जो आज की क्लास में बात की है वो बात की है पहले टॉपिक सिलेक्शन, उसके बाद हाउ टू मेक आउटलाइन। आउटलाइन हमने बनाई है, अब आउटलाइन जब बन जाएगी तो उसके बाद हम इंट्रो पे जाएंगे, और वो जो इंट्रो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट आउटलाइन। अगर आपकी आउटलाइन पहले ना बनी और आप डायरेक्ट इंट्रो पे जंप करें तो वो एक डिजास्टर होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि आपके आइडियाज एक फॉर्मेट में नहीं होंगे, एक शेप में नहीं होंगे, तो इंट्रो बड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड इनकोहेरेंट सा होगा। जब आप रोड मैप बना चुके होंगे, आपका थीसिस आपके माइंड में क्लियर होगा और आपने उस थीसिस की बेस के ऊपर पूरी आउटलाइन डेवलप कर ली होगी, इसके बाद सेकंड स्टेज में आप अपना इंट्रो लिखें। So it means कि we have to just clear out the things in our mind कि हमें लिखना नहीं है, हमें start to जो writing करनी है वो introduction से करनी है, but the things should be clear in our mind, ऐसे ही है ना? Things should be clear in our mind, और आउटलाइन की फॉर्म में वो पेपर पे तो आएंगे ना। पेपर पेज नंबर 1 पे आपकी आउटलाइन आएगी। आप ये सब कुछ जो मैंने अभी बोला है ये पेपर पे लिखा जाएगा। ये मैंने जो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स में शेयर की है, इस तरह की आउटलाइन आपके उधर पेज नंबर 1, 2, 3 पे बनेगी, उसके बाद आपका इंट्रो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, I have a question. जी So can you hear me? सर ये जो अभी आपने बताया था कि जो पॉइंट्स हमने बनाने हैं जो सब हेडिंग्स हैं, then you told us about the bracket thingy कि जो केस इन पॉइंट्स है। So I wanted to ask like can we write more than one, and if we write तो इसमें वो वाला रूल अप्लाई होगा like 8 to 10 words because ये भी पेज फॉर्म में है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि डू नॉट राइट मोर देन वन। मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि एक चीज जो मैंडेटरी नहीं है उसके ऊपर ज्यादा एफर्ट करना, टाइम वेस्ट करना लॉजिकल नहीं। सिंस ये केस इन पॉइंट ऐड करना या एग्जांपल या कोटेशन का रेफरेंस वो ऐड करना मैंडेटरी नहीं है, हम ऐड कर रहे हैं एग्जामिनर को थोड़ा इंप्रेस करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, एंड टू बी मोर क्लियर। तो इसके लिए सिर्फ एक पॉइंट ही मेंशन हो जाना काफी है, और एक पैराग्राफ में अगर एक आ जाए तो दैट इज सफिशिएंट। और अगर आपके किसी पैराग्राफ में आपके पास 2 बड़े अच्छे रेफरेंसेस हैं, आप दोनों दे सकती हैं, आउटलाइन में एक ही मेंशन करना काफी होगा। थैंक यू सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक अच्छा मुझे अब बताएं, मैंने आपसे क्वेश्चन भी किया, कोई मुश्किल बात है इसमें ये थीसिस स्टेटमेंट और आउटलाइन के सारे प्रोसेस में कि कैसे बनेगी, कैसे टॉपिक डाइसेक्ट होगा? अगर टॉपिक सिलेक्शन से रिलेटेड सवाल है। जी बोले। जी बोले। टॉपिक सिलेक्शन से मेरे सवाल है कि मतलब कुछ टॉपिक जो है कैसे होते हैं। देखा टॉपिक की लिस्ट को बंदे को लगता है कि ये टॉपिक में काफी जैसे मेरे साथ वो लिस्ट में शुरू होता है कि मतलब मैंने आइडिया पढ़ा हुआ है टॉपिक की इवॉल्विंग ऑफ सिस्टम फ्रॉम मैंने टॉपिक के लिए करना तो पता 2-3 मिनट में बंदा डिसाइड कर देता है इसको कैसे अवॉइड करें। गलती होगी थी आपकी आवाज, मेरी बात सुन, आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन जो मुझे समझ आई है आपके क्वेश्चन की वो ये है कि अगर आपका बैकग्राउंड एक सब्जेक्ट का हो, जैसे इकोनॉमिक्स का या इंटरनेशनल रिलेशन का, और आपने उसकी अच्छी खासी रीडिंग की है, राइटिंग की है, और अगर उस तरह का टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सवाल है आपका।
तो मैं इसमें ये कहूंगा कि ये बैकग्राउंड पे नहीं जाना कि आपका क्या बैकग्राउंड था, आपका अपने एग्जाम जो आपका कोई पेपर है उससे रेलिवेंट टॉपिक आ गया है, सिर्फ ये एक कंडीशन नहीं है। ठीक है, आपकी आईआर की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, अच्छी स्टडी की हुई है आपने, और आईआर से रेलिवेंट कोई टॉपिक मिल जाता है तो आप वो कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो जो 3 क्राइटेरिया मैंने बताया, अगर वो टॉपिक उन पे पूरा उतरता है तो आप कर सकते हैं, 1। सेकेंडली, अगर आप ये समझते हैं कि एक आईआर का से रेलिवेंट या इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट कोई टॉपिक उठा के आप सारा आईआर उसमें ठोंस दें, इम्पोज कर दें, क्योंकि आपको आईआर आता है, आप बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज आईआर की थ्योरी और सब कुछ कर दें, या आपका जेंडर स्टडीज से रेलिवेंट टॉपिक है और आप जेंडर स्टडीज को डाल दें इंग्लिश ऐसे में, वो आपके लिए बड़ा डिजास्टर हो, वो फेलियर की एक रीजन बने। हमने ये ज़हन में रखना है कि ये जो पेपर जा रहा है ये इंग्लिश के एग्जामिनर के पास जा रहा है, वो इंटरनेशनल रिलेशन का एग्जामिनर नहीं है, वो इकोनॉमिक्स का नहीं है। सो उसके लिए चीजें डाइजेस्टेबल होनी चाहिए, और आपकी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपके वर्ड्स, आपकी वोकैबुलरी, आपकी टर्म्स जो आप यूज कर रहे हैं वो सब इस तरह के होने चाहिए कि जो कि एक लेमैन के हों, जो कॉमन पार्लेंस में यूज होती है, आम रोजमर्रा राइटिंग में वो चीजें यूज होती हैं और अंडरस्टैंडेबल। कुछ लोग अपनी वो इंटेलेक्ट झाड़ने के लिए, शो करने के लिए बहुत ज्यादा उन चीजों को इम्पोज करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। मुझे याद है सर का, रजत साहब का एक स्टूडेंट था, और बैक इन 2009 यानी 10 वो पेपर दे के आया इंग्लिश एसे का। वो इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल लॉ का बहुत ज्यादा एक्सपर्ट था स्टूडेंट सर्कल, और बाद में वो रोड स्कॉलर भी बने और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ में की, मास्टर किया, फिर बाद में पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया। 2010 में उनका सीएसएस जब हो गया तो वो सर के पास आए ये बताने के लिए कि उन्होंने पेपर कैसे, तो उन्होंने ऐसे किया यूनाइटेड नेशन के ऊपर, दैट यूनाइटेड नेशन हैज फेल्ड टू अबाइड बाय इट्स चार्टर, इस तरह का कोई टॉपिक। उन्होंने सर को बताना शुरू कर दिया कि ये इस तरह मैं इसमें ये लिखा, तो सर बताए मुझे, तो सर कहते हैं कि अगर पास कर जाओगे तो 40 नंबर आ गए। वो बड़ा हैरान हुआ, रीजन? सर कहते हैं भाई ये जो तुम मुझे बता रहे हो, अगर सर प्योर इंग्लिश के एग्जामिनर थे, टीचर थे, कहते हैं मुझे इन चीजों का क्या पता, फला थ्योरी, फला रेफरेंस, फला बात, फला आर्गुमेंट, ये तो वो है जो मतलब मैंने कभी सुना नहीं है। तुम सिंपल बात करो, कन्वे करो अपना आइडिया, इतना उसको कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो? उसको तुम एक इंटरनेशनल लॉ का पेपर क्यों बना रहे हो? अच्छा जी, एग्जैक्टली जब उसका रिजल्ट आया वो बीएस में एलोकेट तो हो गया, उसकी 70th पोजीशन थी, बट उनके मार्क्स 40 थे ऐसे में। सो जब भी हम इस तरह का काम करते हैं, हमारा अगर स्ट्रक्चर ठीक हो, हमारे आर्गुमेंट अच्छे हो, बट हमारे लैंग्वेज और स्टाइल में ये मसला आ जाए, तो एग्जामिनर ठीक है हमें पास कर देता है बट नंबर कम देता। जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर मेरा ये क्वेश्चन है थीसिस स्टेटमेंट से रिलेटेड। जैसे सर आपने थीसिस स्टेटमेंट बताए बहुत सिंपल और बहुत आसान, बाद लोग इस तरह भी करते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट में जो चैलेंजेस हैं, जो आप रेमेडीज रिकमेंड करते हैं, वो उसमें थीसिस स्टेटमेंट में 2-3 मतलब वो एक्सप्लेन कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। तो व्हाट शुड टेक ऑन दिस के मतलब थीसिस स्टेटमेंट में हम बाकी जो 5-6 चैलेंजेस रह गए हैं और जो 5-6 रेमेडीज रह गई हैं, उनका फिर क्या कसूर था?
हाँ सर, बिल्कुल ये मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि यही आप जानना चाह रहा हूँ कि मतलब 2-3 उसमें मेंशन करते हैं, बाकी नहीं करते। बस ठीक है, समझ आ गई मुझे। थीसिस स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल। इसमें उसके ऊपर ओपिनियन और टॉपिक का स्कोप डिफाइन करना जरूरी होता है, उन चैलेंजेस को रेफर करना जरूरी होता है, चैलेंजेस इटसेल्फ या चैलेंजेस देमसेल्फ मेंशन करना जरूरी नहीं होते। अच्छा सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आई होप आप सब सुन रहे हैं। मैं थीसिस स्टेटमेंट की 2 आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जरा गौर से सुनिएगा। जी सर। कि आपका थीसिस स्टेटमेंट बनाने का जो प्रोसेस है, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इज वर्ल्ड पीस पॉसिबल? क्वेश्चन मार्क। ये 100 मार्क्स ऐसे आ गया सीएसएस में, और पहला ऐसे मैं क्लास में पूछता हूँ, एक क्लास का एक ग्रुप कहता है यस इट इज पॉसिबल। जब मैं उसको ये कहता हूँ कि यस इट इज, वो कहता है यस इट इज पॉसिबल, तो मेरा डेफिनेटली दूसरा क्वेश्चन होगा हाउ, आप ये जो बात कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, किन बेसिस पे कर रहे हैं। एक ग्रुप कहता है कि नो इट इज नॉट पॉसिबल, मैं उसको भी कहता हूं हाउ इट इज नॉट पॉसिबल, आप जो बात कर रहे हैं उसकी रीजंस क्या है। एक ग्रुप कहता है कि इट इज पॉसिबल बट द रोड टू पीस विल फेस सर्टेन फॉर्मिडेबल चैलेंजेस। अब ये जो आपका है, ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है जिसने आपका टॉपिक का स्कोप भी डिफाइन कर दिया। इसमें सिंपल आपकी ओपिनियन है, यस इट इज पॉसिबल बट देयर विल बी सर्टेन चैलेंजेस। हाँ मुमकिन है लेकिन इसमें कुछ मसले हो, बस ये आपका थीसिस है। अब आपके पीस इज पॉसिबल ड्यू टू न्यूक्लियराइजेशन, डिटरेंस, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एंड ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ वायलेंस, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस इन सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट सच एज क्लैश ऑफ एम्बिशंस एंड क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। ये जरूरी नहीं है देना, इतना ही काफी है that world peace is certainly possible but the road to world peace will be rough and tough, full stop। बात क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा जी, अभी 12 बज गए हैं, सहरी का टाइम भी पीछे कम है। आज की क्लास में हमने आउटलाइन को डिस्कस कर लिया, हमने थीसिस स्टेटमेंट को डिस्कस कर लिया। सैटरडे को दोबारा क्लास होगी और उस क्लास में हम सारी बात इसको हम 10 मिनट में रिवाइज करेंगे और हम इंट्रो पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इंट्रो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सारा मैं तो इसको इतना ज्यादा वेटेज देता हूं कि हमारा सारा सीएसएस बात उस इंट्रो के एक पेज के ऊपर आके रुक जाता है। तो दैट शुड बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली, वेरी वेरी सीरियसली। इसलिए उस पे बात होगी सैटरडे की क्लास को और उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आप आज से अपनी रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको रीडिंग दोबारा शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप पढ़ेंगे बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, बाद आप लोग कहेंगे सर समझ नहीं आई, पता नहीं चला, सुना नहीं गया। यस सर, आपको आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, आप सबसे पहले कल पढ़ेंगे बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट में एक आर्टिकल है मोइज यूसुफ का एजुकेशन पे। ये आर्टिकल लिखा गया इन 2010। इसमें पाए जाने वाले तमाम आर्गुमेंट्स आज भी वैलिड हैं और इसमें पाए जाने वाले तमाम स्टैटिस्टिक्स ऑब्सोलीट हो चुके हुए। सो स्टैटिस्टिक्स जो है उन पे नहीं जाना, आर्गुमेंट सारे वैलिड है। 1 आपने पढ़ना है और आपने उसमें जो कंक्रीट आर्गुमेंट्स मिलते हैं, अच्छी लाइंस मिलती हैं, आपने शॉर्ट नोट्स ले ली। यू विल फील अ डिफरेंस। इसके बाद आपने पढ़ना है कोटिंग द अबिस। एक राइटर है, इंडियन राइटर है। कोटिंग द अबिस एक बुक है, उसका तिलक इंडियन राइटर है। उसमें एक चैप्टर है एजुकेशन पे, बड़ा क्रिटिकल सा चैप्टर है क्योंकि इंडियन राइटर है तो उसने पाकिस्तान की अच्छी खासी क्लास ली हुई है। उसमें आपने क्रिटिकल आर्गुमेंट सिर्फ पिक करने हैं। आपने ये नहीं देखना कि यार इसने पाकिस्तान के बहुत खिलाफ लिखा। आपने ये देखना है कि इसने एजुकेशन को किस तरह क्रिटिसाइज किया, एजुकेशन सिस्टम को पाकिस्तान में कौन से इश्यूज आइडेंटिफाई किए। वहां पे भी 2016-17 के स्टैटिस्टिक्स हैं, उन पे भी नहीं जाना।
आर्ग्यूमेंट्स जो वो देता है उनको आपने कलेक्ट करना है, शॉर्ट नोट्स ले दो। इसके बाद तीसरे नंबर पे आप सैटरडे को शाम तक आप पढ़ लें शाहिद सदीकी को, ये आपको सबसे अच्छा लगेगा। उसकी बुक है एजुकेशन फ्रीडम एंड इनइक्वालिटीज, जिसके मोर देन 200 पेजेस है, ऑलमोस्ट 250। उसमें से 96 पेजेस मैंने दिए हुए पेजेस, मतलब उसमें कंटेंट कम है। आप जो है वो 96 पेजेस आप पढ़ लेंगे विद इन 5 आवर्स। उसमें रेपिटेशन भी है, बट उसमें आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे जो आपको एक क्रिटिकल ओवरव्यू दे रहे होंगे पाकिस्तान के एजुकेशनल सिस्टम का। ठीक, अब उसके भी आपने शॉर्ट नोट्स ले लेने हैं। आपका सिर्फ इतना काम है, सैटरडे को दोबारा क्लास होगी, उसमें आउटलाइन और इंट्रो के ऊपर डिटेल में बात होगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ठीक है आपने रीडिंग कर ली है, अब आप अपना पहला ड्राफ्ट लिखें। वो किस तरह लिखना होगा पहला ड्राफ्ट, आउटलाइन के बारे में मैंने अभी बता दिया। सैटरडे को मैं आपको इंट्रो के बारे में बता दूंगा। जी, यहां तक बात क्लियर है? यस सर। चलें, अब आपको वो छुट्टी देते हैं और सैटरडे 10 PM। एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वो प्लानिंग भी आप असाइन कर दें ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए। कौन सी प्लानिंग? सर आपने अभी कहा नहीं था स्टार्टिंग में लेक्चर में ये सर वो टॉपिक्स और प्लानिंग सर किस तरह से? अच्छा, जो पुराने स्टूडेंट? जी सर, जी सर। अभी मैं क्लास में लिस्ट भेज रहा हूँ जो वो करेंगे। चलो ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। सर एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। सर वो बर्ट्रैंड रसल का एक तो वो है ना एजुकेशन पे, और एक फिर उसका है द रोल ऑफ अ टीचर, वो भी इम्पोर्टेंट है इस थीम के लिए, या वो स्किप कर दें? नहीं, फिलहाल नहीं, मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको जिस तरह मैं बताता जा रहा हूँ ना कि यानी कि आपने संडे तक जो टॉपिक जिसके ऊपर लिखना है उसके लिए ये रीडिंग्स करनी है। टॉपिक नंबर 2 के ऊपर जो रीडिंग करनी होगी वो मैं खुद बताऊं। ओके सर, ठीक। तो इंडियन राइटर वाला बुक था उसका रिपीट कर दें। नहीं, मैं शेयर कर रहा हूँ आपको बुक, वोटिंग द एबिस। सर एक लास्ट क्वेश्चन है बस। जी बोले। सर ये जो आपने आर्क अफेयर्स और करंट अफेयर्स इस तरह की जो चीजें आपने स्केड्यूल शो किया, लाइक 14 डेज का आपने मुझे बताया कि 14 डेज के बाद वो टेस्ट हो गए ऑल दैट, तो उसका अभी स्टार्ट वो हुआ है या अभी हमें उसको भी स्किप करना है? वो बस कल से स्टार्ट। आज आपकी फॉर्मल इंग्लिश ऐसे कुछ होगी है, कल से वो भी स्टार्ट। सही। सो बेसिकली हम वो जो एक ध्यान में रखिएगा, इंग्लिश जो है वो आपका मेन काम है। मुझे कोई बंदा ये ना एक्सक्यूज दे कि क्योंकि आपने पाकिस्तान अफेयर का भी काम दिया था जिसकी वजह से मैं इंग्लिश का काम नहीं कर सका। पाकिस्तान अफेयर एक ऑप्शनल चीज है, मैं वैसे करवा रहा हूँ। मैंने स्टार्ट में बताया क्योंकि अब तो उसमें फायदा है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। और आपका एक एक ड्राफ्ट जहाँ मैंने 15 ड्राफ्ट ऐसे के चेक करने हैं या 20 करने हैं, तो मैं अगर 4 5 7 बाकी चेक कर दूंगा तो इतना मेरे लिए मसला नहीं होगा। अब अगर वो आप करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो इंग्लिश मस्ट है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। आपने हेलो जी बोले। सर वो विल का कहा था कि आपको मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, सर वो मटेरियल तो शेयर कीजिएगा। मैं कर देता हूँ उसकी बारी के बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज़।